कथ्या ने गहरी सांस ली और उस फाइल को रीड करने लगी। उसे काम में व्यस्त देखकर कायम अपने मन में बोला, माफ कीजिएगा, इतनी रात को आपसे काम करवा रहे हैं, लेकिन हम बहुत टेंशन में हैं सोना। हमें डर लग रहा है कि कहीं आपको पता चल गया तो आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए और हम सबकी जिंदगी खराब हो जाएगी। फाया कायम एकटक कथ्या को देखे जा रहा था। तभी कथ्या उबासी लेने लगी, जिसे देखकर कायम का जीव दुखने लगा। लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता था, मजबूर था अपनी पत्नी के प्रेम में। कुछ देर बाद कथ्या की आंखों में नींद में बढ़ने लगे। उसने टेबल पर सिर रखा और आंखें बंद करके सोने चली गई। कायम ने उसे जानबूझकर नहीं जगाया और उसके सिर पर हाथ रख प्यार से उसके सर को सहलाने लगा और वो गहरी नींद में चली गई। वो किसी छोटे बच्चे की तरह टेबल पर सर रखकर सो रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी वही मासूमियत थी जो जब वह 20-22 साल की लड़की थी तब थी। कितनी प्यारी, कितनी मासूम और कितनी सुंदर लग रही थी। कायम उसे अपार प्रेम और शिद्दत से देख रहा था। अपनी पत्नी के सिर को सहलाते हुए प्यार से बोला, हम जानते हैं हम गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, आप हमारी ताकत होने के साथ साथ हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हैं। आपका दिल बहुत कमजोर है सोना, आप कोई छोटा सा भी सदमा सहन नहीं कर सकता। ऐसे में हम आपको इतनी बड़ी बात कैसे बताएं। जानते हैं एक न एक दिन आपको पता चलने ही वाला है, लेकिन जितना हो सके हम आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत प्यार करते हैं हम आपसे, आप पूरी जिंदगी बीत जाएगी लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे कि हम आपसे किस प्रकार का प्यार करते हैं, किस हद तक प्यार करते हैं। फाया इतना कहकर कायम अपनी जगह से उठा। उसने बड़ी ही सावधानी से कथा को अपनी गोद में उठा लिया और धीमे कदमों से चलते हुए सीढ़ियों से उतरने लगा। बड़ी ही सावधानी से एक एक कदम रख रहा था। उस हैंडसम से इंसान की गोद में खूबसूरत लड़की थी जो गहरी नींद में सो रही थी और वो उस खूबसूरत परी को देखते हुए नीचे आ गया। अपने एक पैर से बेडरूम का दरवाजा खोला और अंदर जाकर अपनी प्यारी सी पत्नी को, अपनी राजकुमारी को, अपनी लाडली को हौले से बेड पर लेटा दिया। वापस कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद किया। एक बार बेड पर लेटी अपनी बच्ची की तरफ देखा जो गहरी नींद में शांति से सो रही थी। उसके बाद कायम ने रूम की लाइट को बंद कर दिया और अपनी पत्नी के पास आकर उसे अपनी बाहों में लेकर कसकर पड़कर सोने चला गया। अगले दिन जब कथ्या की आंख खुली तो उसने देखा वो बेड पर आराम से सो रही थी और उसके बगल में काया आलती पालती लगाकर बैठी थी और अपने न्यू किचन सेट खिलौने से खेल रही थी। कथ्या को हैरानी हुई कि वो यहाँ कैसे आए। फिर उसे समझ में आ गया कि कायम ही उसे रात को यहाँ लेकर आया होगा। कथ्या ने प्यार से अपनी बच्ची के सिर पर हाथ रखा। तभी काया ने खिलौने वाले कप प्लेट कथा की तरफ बढ़ा दिए और बोली, मम्मा टॉफी पी लो। कथ्या उसके सिर को चूमते हुए प्यार से बोली, टॉफी नहीं कॉफी माय बेबी। थ्रोइंग किसेस। इतना कहकर कथ्या ने उसके हाथ से कप प्लेट लिए और मजाक में पीने लगी। तभी काया ने चिंतित होकर अपने मुंह पर हाथ रखा और बोली, मम्मा ने तो ब्लश नहीं किया, वेरी बैड, फेयरफुल फेस। कथ्या मुस्कुरा दी और बेड से उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए बोली, ओके पहले ब्रश करोगी, उसके बाद अपनी बेटी की हाथ की कॉफी पीऊंगी। ग्रिन। काया, ओके मम्मा। कथ्या थकी हुई तो थी ही, बस घुस गई सीधा बाथरूम में बिना ये देखे कि अंदर पतिदेव हैं। वो अंदर आई और दरवाजा अंदर से बंद करके फ्रेश होने के लिए आगे बढ़ने लगी। तभी उसके कानों में भारी आवाज आई, हमारे सामने ही। फाया ये सुनते ही कथ्या झेप गई। उसने तुरंत मुड़कर देखा तो बड़े से बाथरूम के वश बेसिन एरिया में कायम तौलिया लपेटा खड़ा उसे घूर रहा था। कथ्या तुरंत उसके पास आई और बोली, दरवाजा बंद करके नहीं नहा सकते थे? कायम, कौन नहा रहा था? हम तो शेविंग कर रहे थे, आप ही घोड़े की तरह चलती आए अंदर। फाया कथ्या मुंह बनाते हुए बोली, अभी तक क्यों नहीं नहाए? कायम, आपकी बेटी के साथ वो फालतू का खेल खेल कर आया हूँ। 10 बार उसने हमें कॉफी पिलाई है, हालांकि कप खाली हवा भरी हुई थी। अब ना खेलो तो मैडम रोने लगती है। तो आधा घंटा उसके बाद बैठा हूँ जब आप नींद ले रही थी। फाया कथ्या उसके और निकट आकर बोली, हम पर क्या चल रहे हो? उसको किचन सेट किसने ला कर दिया? खुद ही कहते हो कि बेटी को पढ़ा लिखा कर ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा और किचन सेट ला कर दे दिया। अरे डॉक्टर सेट ला कर दे देते। कथ्या की यह बात सुनते कायम भी उसके पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, लगता है आपकी याद करने की शक्ति खत्म होती जा रही है। ध्यान से देखिए, काया को वो किचन सेट किसने गिफ्ट किया था और किसने विरोध किया था? चलिए, आप तो भूल गए होंगे, घर में बहुत काम रहते हैं। आपको तो हम बताते हैं, ये जो किचन सेट है यह आपके प्यारे भैया लेकर आए हैं, ठीक है? और हमने मना किया था कि बच्ची को ये सब मत दो, किचन संभालने की उम्र में संभाल लेंगे, अभी नहीं। लेकिन किस महान स्त्री ने हमसे कहा था कि बच्चे तो खेलेंगे ही, मना क्यों कर रही हो? मैडम आपको कुछ याद आ रहा है या हम आपके सिर पर ठोके हैं तब आपको याद आएगी। फाया ये सब सुनकर कथ्या झेप गई और तुरंत बाथरूम से बाहर जाने लगी। तभी साड़ी में उसका पैर अटक गया और वो मुंह के बल गिरने वाली थी। तभी कायम ने उसके पेट पर हाथ लपेटकर उसे खींच लिया और सीधा अपने सीने से लगा लिया। कथ्या की कमर जैसे ही कायम के पेट को छुई, दोनों के बदन में कट सा लगा। कायम ने उसके पेट को और कसकर पकड़ लिया और अब उसके पेट पर हाथ फेरते हुए उसके बालों में मुंह घुसाकर मदहोश होने लगा। वहीं कथ्या आंखें बंद करके तेज तेज सांस लेने लगी, पति की छुअन से मचलने लगी।
धीरे धीरे कायम ने उसकी नाभि को जोर से दबाया तो कथ्या के मुख से आह निकल गई और उसने अपने निचले होंठ को दांतों तले काटा। उसकी आह सुनकर कायम ने उसके कंधे पर अपने होंठ रख दिए और चूमने लगा। तड़प और तलब बढ़ने लगी और कुछ ही पलों में कायम ने कथ्या को दीवार से भिड़ा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ाया। उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर उठाया और सीधा उसके होठों पर अपने होंठ रखकर वाइल्ड किस करने लगा। दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खो गए और एक दूसरे को चूमने काटने लगे। तभी उनके कानों में काया की आवाज आई, पापा, टॉफी लेडी है, आओ न का के पास। ये सुनते ही दोनों झेप गए। कथ्या कायम से दूर होने लगी। तभी कायम ने उसे पकड़कर वापस दीवार से भिड़ा दिया और बेताबी के साथ गुस्से में आकर बोला, हमने आपको जाने के लिए कहा, जो आप जा रही है समझ नहीं आता। हम यहाँ खड़े हैं और आप। कथ्या, गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? प्यार से बात करो ना, हम तड़प रहे हैं आपके लिए। आप कल से हमसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं अच्छा लग रहा और हम आपसे माफ़ी भी मांगते हैं कि जो हमने कहा वो गलत था। लेकिन आप जानते हैं हम कभी कभी बोल जानते हैं, तो आप हमें डांट दिया करो, लेकिन नाराज मत हुआ करो, हमें नहीं अच्छा लगता। आप हमारे पसंदीदा पुरुष हो जिससे 24 घंटे बात करने की इच्छा होती है। आई लव यू राणा सा, आई लव यू सो मच। इधर कायम पिघल गया और अपनी पत्नी के चेहरे को थामकर असीम प्रेम और तड़प से बोला, ए सोना, आई लव यू सो मच हमारी जाना। फायर। कथ्या भावुक होकर सीधा कायम के गले लग गई। कायम ने उसे कस कर पकड़ लिया और पागलों की तरह बस चूमते रहा। उसकी तड़प साफ दिख रही थी। आज का दिन हंसी खुशी और रूप चतुर्दशी मनाते हुए बीत गया। कायम और कथ्या के बीच अब सब ठीक हो गया था, इसलिए त्योहार भी अच्छा लग रहा था। रात में दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहते थे, लेकिन काया के कारण ऐसा हो नहीं पाया। अगले दिन दीपावली का शुभ अवसर आया। सनातन के सबसे भव्य और पवित्र त्योहार का पावन अवसर। दीपावली को धूमधाम से मनाया गया। खूब मिठाई बनाई और खाई, दीपोत्सव किया गया और रात को पूरे राणा परिवार ने मिलकर पटाखे जलाए। कायम और कथ्या के लोवी डवी रोमांस फिर से शुरू हो गया था। रात को सबने देर तक 3 बजे तक पटाखे जलाए, जिस वजह से सब लोग थक हार कर सोने चले गए, जो सबकी आंख सुबह 9 बजे तक खुली। कायम और काव्यांश हॉल में बैठे कुछ डिस्कस कर रहे थे। दादा सा फोन पर रिश्तेदारों से बात कर रहे थे। बच्चे उनके पास ही बैठे खेल रहे थे। वहीं कथ्या, काशवी, वैष्णवी जी और दादी सा हुकुम रसोई में थे। तभी एक कुरियर वाला आया और बोला, श्रीमती कथ्या, कायम सिंह राणा के नाम पर कुरियर आया है। ये सुनते ही कायम को संदेह हुआ, लेकिन तभी कथ्या हॉल में आए हैं अपना नाम सुनकर एक्साइटेड होकर कुरियर वाले के पास आकर अपना पार्सल लिया और उसे खोलकर देखने लगी। उसमें एक लेटर था। कथ्या ने जैसे उस लेटर को पढ़ा तो उसके सीने में एक झटका सा लगा और वो तुरंत वहीं चौखट पर गिर गई। ये भयानक दृश्य देखकर कायम की आत्मा कांप उठी और वो सोना चिल्लाते हुए तुरंत कथ्या के पास भागा। सब लोग घबरा गए, खास करके बच्चे। जब उन्होंने कथ्या की ऐसी हालत देखी तो चारों ने रोना शुरू कर दिया। कथ्या वहीं चौखट पर गिरी पड़ी सुन्न पड़ चुकी थी और आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तभी कायम उसके पास आया, उसे पकड़कर उठाने लगा। तभी कथ्या जोर से रोई और बोली, दादाजी। ये सुनते ही कायम के हाथ पैर फूलने लगे। काव्यांश ने तुरंत कथ्या के हाथ से पेपर लिया और उसे पढ़ा तो दंग रह गया। कथ्या का रोना बढ़ गया, जिसे देखकर चारों बच्चे उससे लिपट गए, लेकिन वो बस बैठी रोती रही। धीरे धीरे उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कायम तो सदमे में चला गया था कि अब क्या होगा। कथ्या ने जैसे उस लेटर को पढ़ा तो उसके सीने में एक झटका सा लगा और वो तुरंत वहीं चौखट पर गिर गई। ये भयानक दृश्य देखकर कायम की आत्मा कांप उठी और वो सोना चिल्लाते हुए तुरंत कथ्या के पास भागा। सब लोग घबरा गए, खास करके बच्चे। जब उन्होंने कथ्या की ऐसी हालत देखी तो चारों ने रोना शुरू कर दिया। कथ्या वहीं चौखट पर गिरी पड़ी सुन्न पड़ चुकी थी और आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तभी कायम उसके पास आया, उसे पकड़कर उठाने लगा। तभी कथ्या जोर से रोई और बोली, दादाजी। ये सुनते ही कायम के हाथ पैर फूलने लगे। काव्यांश ने तुरंत कथ्या के हाथ से पेपर लिया और उसे पढ़ा तो दंग रह गया। कथ्या का रोना बढ़ गया, जिसे देखकर चारों बच्चे उससे लिपट गए, लेकिन वो बस बैठी रोती रही। धीरे धीरे उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कायम तो सदमे में चला गया था कि अब क्या होगा। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर कायम को तो सदमा ही लग गया था, लेकिन वो वैसी हिम्मत नहीं हार सकता था। अब उसे सामना करना ही होगा और अपनी पत्नी को संभालना ही होगा। उसने तुरंत अपनी माँ और काशवी की तरफ देखकर इशारा किया तो वो दोनों तुरंत आगे आए और चारों बच्चों को जबरदस्ती उठाकर वहां से ले जाया गया। दादा साहब, दादी सा और बाकी सब लोग जो वहां पर उपस्थित थे, सबको कायम ने वहां से जाने के लिए कह दिया। सब अपने दिल पर पत्थर रखकर और आंखों में आंसू लिए वहां से चले गए। कथ्या बुरी तरह से रो रही थी, जमीन पर बेसुध बैठी हुई थी और उसके सामने खड़ा कायम उसे ऐसी अवस्था में देखकर ना जाने कितनी बार अंदर से मरा था, लेकिन उसने हिम्मत रखी और काव्यांश के हाथ से उस पेपर को लेकर उसे पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि श्री बलराज सिंह जी का देहांत हो गया है। आगे और भी बहुत कुछ लिखा था, जिसे पढ़कर कायम ने उस पेपर को मोड़कर फेंक दिया और बोला,
काव्यांश, पता लगाए किसने किया है। जहां तक हमारा संदेह है ये काम हमारे दुश्मन का ही है, और अगर ये काम उसका है तो अब हम उसे छोड़ेंगे नहीं, और अगर कोई और है इसके पीछे तो उसका नाम लेकर ही हमारे सामने आना। फायर। काव्यांश ने हाँ कहा और अपनी दुखी आंखों से अपनी भाभी को देखने लगा जो बुरी तरह से रो रही थी। काव्यांश को बहुत दुख हुआ, उसकी आंखों से भी आंसू बह गए और वो तुरंत घर से बाहर चला गया। अब सब लोग जा चुके थे, वहां पर कोई नहीं था। कथ्या सुबक सुबक रो रही थी। ये देखकर कायम ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। आंसू की एक बूंद निकली जिसे उसने साफ कर दिया। गहरी सांस लेकर हिम्मत करते हुए वो अपने घुटनों के बल कथा के सामने बैठ गया। वो अपनी पत्नी को ऐसे रूप में दूसरी बार देख रहा था। पहली बार तब देखा था जब कथा की बिल्ली मर गई थी। कायम कथ्या को इस तरह रोते तड़पते नहीं देख सकता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। उसने एक बार फिर से गहरी सांस ली और कथा के सिर पर जैसे ही हाथ रखा तो वो रोते हुए बोली, आपको सब पता था ना, सच बताइए, आपको सब पता था ना। लाउडली क्राइंग। कायम ने अपनी नजरें झुका ली और ये देखकर कथा ने उसके हाथ को झटक दिया और गुस्से से बोली, आपने हमें क्यों नहीं बताया, इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे। पहले तो जबरदस्ती हमें वहां से यहाँ लेकर आ गए और हमें धमकी दी कि अब हम वहां पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। हमने आपकी बात मानी और नहीं गए, जबकि आप जानते हैं कि हम दादाजी से कितने जुड़े हुए थे। अरे आपने तो अपने दादाजी के साथ समय बिताया है, लेकिन हमने कभी हमारे दादाजी को नहीं देखा था और उनमें हमें हमारे दादाजी दिखते थे, लेकिन आपने हमसे वो भी छीन लिए। चलिए अब खुश हो जाइए, आपका बहुत बड़ा दुश्मन इस दुनिया से जा चुका है। कथ्या के इन शब्दों के कायम को अंदर तक तोड़ दिया। वो ऐसा कैसे कह सकती है कि कायम ने उससे दादाजी को छीन लिया है। कायम अपनी तड़पती हुई निगाहों से कथ्या की आंखों में अपने गुस्सा और नाराजगी देखकर तड़प रहा था, और जैसे ही उसके पास आने लगा तभी कथ्या तुरंत खड़ी हो गई और घर से बाहर भागने लगी। ये देखकर कायम घबरा गया। वो टैक्स से उसके पास आया और कथा का हाथ पकड़कर उसने खींच लिया। कथ्या उसकी बाहों से छूटने लगे, छटपटाने लगी, गुस्सा करने लगी, लेकिन कायम ने उसे नहीं छोड़ा। वो ज्यादा जोर से चिल्लाने लगी थी। तभी कायम ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे जबरदस्ती खींचते हुए सीधा बेडरूम के अंदर ले गया। बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया ताकि कोई भी आवाज बाहर न जाए। कथ्या तड़पने लगी, रोने बिलखने लगी, जिस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। अब वो खांसने लगी, जिसे देखकर कायम ने जबरदस्ती उसे पानी पिलाया और उसे अपने सीने से लगाना चाहा तो कथ्या उसे धक्का दे जाने लगी है। कायम ने उसे पकड़कर सीधा बेड पर गिरा दिया और इस बार उसके ऊपर चढ़ाया और उसकी दर्द भरी निगाहों में देखते हुए असीम पीड़ा और तड़प से बोला, बस करो सोना, बस करो, कितनी तकलीफ दोगी खुद को और हमें। हम समझ रहे हैं आपके ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन अब आपको समझना होगा कि आपके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। इस तरह बीमार नहीं हो सकती आप, इस तरह खुद पर संयम नहीं खो सकती आप। हालत देखी अपनी, आपके छोटे छोटे बच्चे डर गए आपकी ऐसी हालत देखकर, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और आप हैं कि खुद को संभाल नहीं रही हैं। हम जानते हैं कि उनके इस दुनिया से जाने से आपको बहुत दुख हुआ है, आप उनसे जुड़ी हुई थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनके पीछे आप भी अपने आप की हालत खराब कर दे। यह उचित नहीं है सोना। फाया। कथ्या चुप तो हो गई, लेकिन सिसकते हुए बोली, आपने हमसे झूठ बोला, हमें आखिरी बार भी दादाजी से मिलने नहीं दिया। वो हमें कितना याद कर रहे होंगे, हमारे लिए कितना तड़प रहे होंगे, लेकिन आपने हमें नहीं जाने दिया। आप इतने निर्दय कैसे हो सकते हैं, कैसे। लाउडली क्राइंग। ये सुनते ही कायम को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने दुख को कहीं गाड़ कर गहरी सांस लेते हुए कहा, आपकी सलामती के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। फायर। कथ्या उसे धक्का देने लगी, तभी कायम ने उसके शरीर पर अपने शरीर का दबाव बनाया और कठोरता से बोला, जानता हूँ, समझता भी हूँ, लेकिन अब आपको साफ साफ कह देता हूँ कि अगर आपकी तबीयत खराब हुई है हम अपने हाथ की नस काट लेंगे। और आप जानती हैं हमें तो अब तय आपको करना है कि जिंदा पति चाहिए या वो व्यक्ति जो इस दुनिया से जा चुका है, जिसके साथ आपका कोई संबंध नहीं था। पाउटिंग फायर। कायम के ऐसे शब्द सुनकर कथ्या चौंक गई और कायम उसके ऊपर से हटकर सामने सोफे पर जाकर बैठ गया, एकदम शांत और गंभीर होकर। कथ्या के पसीने छूट गए, उसके हाथ पैर फूलने लगे ये सुनते ही कि कायम अपनी नस काट लेगा। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकती। दुनिया के सारे रिश्ते एक तरफ हैं, लेकिन कायम एक तरफ है। कायम के बिना कथ्या सांस तक नहीं ले सकती। वो तुरंत बैठ गई और अपनी खून सी लाल आंखों से सामने बैठे अपने पति को देखने लगी और कायम उसे घूरने लगा। अचानक ही कथ्या रोती बिलखती हुई उसके पास आने लगी। ये देखकर कायम ने दुखी होकर अपनी बाहें फैलाकर कहा, बस बेटा अब आओ हमारे पास। फायर। कथ्या भागती हुई उसके पास आकर सीधा उसके गले लग गई और खूब रोई। कायम ने उसे अपनी गोद में बिठाया और उसकी पीठ से हिलाते हुए बोला, बस बेटा बस, जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन जो पीछे रह गए हैं उनके लिए जीना सीखना चाहिए। हम और बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज अब शांत हो जाए बेटा। फायर। ये सुनते ही कथ्या ने कायम को और कसकर पकड़ लिया और बस रोती रही। उसका इस तरह रोना और तड़पना कायम के लिए बहुत दर्दनाक था, लेकिन क्या कर सकते थे। फायर। कायम उसके ऊपर से हटकर सामने सोफे पर जाकर बैठ गया, एकदम शांत और गंभीर होकर। कथ्या के पसीने छूट गए, उसके हाथ पैर फूलने लगे ये सुनते ही कि कायम अपनी नस काट लेगा।
नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकती। दुनिया के सारे रिश्ते एक तरफ हैं लेकिन कायम एक तरफ है। कायम के बिना कथ्या सांस तक नहीं ले सकती। वो तुरंत बैठ गई और अपनी खून सी लाल आंखों से सामने बैठे अपने पति को देखने लगी और कायम उसे घूरने लगा। अचानक ही कथ्या रोती बिलखती हुई उसके पास आने लगी। ये देखकर कायम ने दुखी होकर अपनी बाहें फैलाकर कहा, बस बेटा अब आओ हमारे पास। फायर कथ्या भागती हुई उसके पास आकर सीधा उसके गले लग गई और खूब रोई। कायम ने उसे अपनी गोद में बिठाया और उसकी पीठ से हिलाते हुए बोला, बस बेटा बस, जाने वाले चले जाते हैं लेकिन जो पीछे रह गए हैं उनके लिए जीना सीखना चाहिए। हम और बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज अब शांत हो जाए बेटा। फायर। ये सुनते ही कथ्या ने कायम को और कसकर पकड़ लिया और बस रोती रही। उसका इस तरह रोना और तड़पना कायम के लिए बहुत दर्दनाक था, लेकिन क्या कर सकते थे। कायम उसे रोते हुए देखकर बहुत तड़प रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक सुकून था कि कथ्या उसकी धमकी से चुप हो गई और अब वो अपने खुद की तबीयत खराब नहीं होने देगी। जाहिर सी बात है, वो बहुत अच्छे से जानता है कि कथ्या भले ही कितने ही रिश्ते बना ले, कितने ही लोगों को दिल से लगा ले, लेकिन कायम से ज्यादा प्यार वो अपने बच्चों से भी नहीं करती, फिर किसी और से तो क्या ही करेगी। कथ्या को रोकने का संभालने का एकमात्र जरिया केवल कायम खुद है और यह बात वो बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए आज के दिन के लिए भी वो तैयार ही था। हालांकि उसने सोचा था कि वो कथा को आसानी से संभाल लेगा, उसे ऐसी धमकी नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन कथ्या अपने नियंत्रण से बाहर हुई तब जाकर कायम को उसे ऐसी धमकी देनी पड़ी और धमकी को सुनते ही कथ्या तुरंत मान भी गई। अभी फिलहाल वो अपने पति की गोद में किसी छोटे बच्चे की तरह से सिकुड़ कर बैठी हुई थी और उसके गले में मुंह घुसाकर सुबक सुबक कर सिसक कर रो रही थी। हालांकि अब वो इतनी ज्यादा जोर से नहीं रो रही थी, लेकिन किसी इंसान से इतना जुड़ जाना और अचानक से उस इंसान का इस दुनिया से चले जाना बहुत तकलीफ देता है। और कथा पिछले 2 साल से बलराज सिंह जी को अपने दादाजी की तरह प्यार और सम्मान दे रही थी। वे भी उसे अपनी पोती की तरह प्रेम करते थे, लाड दुलार करते थे, इसलिए एक दिल का रिश्ता जुड़ गया था। कथ्या को पछतावा ये हो रहा था कि वो उनके आखिरी समय में उनके साथ नहीं थी और उनसे बात भी नहीं कर पाई। हालांकि यहाँ पर कायम की भी गलती थी, उसे एक बार बात करवा देनी चाहिए थी, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि बलराज सिंह जी यूं अचानक दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन अब जो चला गया उसके पीठ पीछे रोने तड़पने से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जाने वाला तो वापस आता नहीं। और जो हमारे साथ है, जो हमसे प्यार करता है, अब हमें उन्हीं के लिए जीना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, उन्हें समय देना चाहिए। कायम तो इन्हीं नियमों को मानते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहा था, क्योंकि अपने पिताजी की मृत्यु के समय उसने भी अपने आप को मारने की कोशिश की थी, लेकिन धीरे धीरे वो समझ गया कि वो गलत था। लगभग आधे घंटे तक कथ्या कायम की गोद में बैठी रही, सिसकती रही। कायम लगातार उसकी पीठ सहलाता रहा, बार बार उसके माथे को चूमता, कभी उसके कोमल हाथ को चूमता, उसकी उंगली को मोड़ता, कभी उसकी उंगली अपने मुंह में डालकर काट लेता, कभी उसकी नाक काटता। कुल मिलाकर वो उसे प्यार करने की और शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। आधा घंटा बीतने पर कायम ने अपनी नजर झुकाकर देखा तो उसके सीने से चिपक कर बैठी कथ्या अभी भी सिसक रही थी और उसकी नाक से पानी बह रहा था। ये देखकर कायम प्यार से बोला, बस कीजिए, अब कितना रोना है, आपको तबीयत खराब होगी तब जाकर आप रुकेंगी। कथ्या सिसकते हुए बोली, हमें दादाजी की बहुत याद आ रही है, हम उनसे बात भी नहीं कर पाए, उनकी आत्मा कितनी तड़प रही होगी कि उन्होंने हमें इतना प्यार दिया और हम अंतिम समय में उनके साथ भी नहीं थे, इतने स्वार्थी बन गए हम। सुनते ही कायम ने उसे अपने सीने से दूर किया और अपनी एक जांघ पर बिठाते हुए सबसे पहले तो उसके चेहरे को साफ किया और उसके बिखरे हुए बालों को पीछे की तरफ करते हुए प्यार से बोला, सबसे पहली बात तो ये कि उनकी आत्मा मुक्त हो चुकी है, वे चले गए हमारे श्री जी के चरणों में, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, आपके हिस्से का प्यार और आशीर्वाद हम उनसे लेकर आए हैं। हम उनके अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में सम्मिलित होने गए थे और उनके पार्थिव शरीर से हमने कह दिया कि कथ्या और हमारी तरफ से हम आपसे क्षमा चाहते हैं, बस आपका प्यार और आशीर्वाद यूं ही उस लड़की पर बनाए रखना। फाया। कथ्या भावुकता से बोली, आप सच में गए थे, आप कितने भाग्यशाली हैं जो आपने उनके पार्थिव शरीर के दर्शन किए, हम तो वो भी नहीं देख पाए, लेकिन हम खुश हैं कि आपने उनके अंतिम दर्शन किए। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल आपका कल्याण है और आपने उनके दर्शन किए, आपको उनका आशीर्वाद मिल गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कायम ने उसके चेहरे को थामकर उसकी ललाट चूमते हुए कहा, ए सोना, सॉरी, इतनी बड़ी बात छुपाई, हम डर गए थे, हमारी हालत खराब हो गई थी, आपको नहीं पता जब आप कोमा में गई थी तब हमारी क्या हालत हुई थी, हमसे हमारे बच्चे भी नहीं संभल रहे थे। वो दृश्य हमें दोबारा नहीं झेलना था, इसलिए हमने ये सब किया। हम जानते हैं हमने गलत किया है, लेकिन हमें कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी आप हो। भविष्य का हमें पता है, हम भले कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी चाह ले, लेकिन एक न एक दिन हमारी बेटी जाएगी अपने ससुराल, और दोनों बेटे क्या गारंटी है कि इस शहर में रहेंगे, वे भी बाहर जाएंगे, तब हम दोनों को साथ में रहना है, एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है।
हमें सिर्फ आप चाहिए हो, आपके बिना हम अपने जीवन के एक दिन की भी कल्पना नहीं कर सकते। और यहाँ पर तो बहुत बड़ी बात थी, पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि आप श्री बलराज जी के साथ कितनी जुड़ गई थी और अचानक से उनका देहांत होना आपको तकलीफ दे सकता था, इसलिए हमने ये सब किया। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमसे नाराज मत होना और मायके जाने की बात मत करना। इसके अलावा जो भी सजा देनी है आप दे दीजिए, सर झुकाकर आपके सामने खड़े हैं। फाया कायम के इतना कहते ही कथ्या ने उसके कंधे से अपना सिर टिकाया और भावुकता से बोली, हम आपकी स्थिति समझ सकते हैं राणा सा, आपने सब कुछ हमारे लिए किया है। आपकी जगह हम होते तो हम भी ऐसा ही करते, क्योंकि हमारे लिए भी हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ आप ही हो। इसलिए तो आप जब भी शहर से पास जाते हो पीठ पीछे हम आपको कितने कॉल करते हैं। इसके अलावा भगवान को प्रसादी भी बोलते हैं कि सही सलामत जाकर सही सलामत घर लौट आए हमारा पति। बस उसी प्रकार आप भी हमारे लिए चिंतित रहते हैं, इसलिए आपको माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है और ना हमें आपको कोई सजा देनी है। बस अब हमें कुछ दिन लगेंगे इस घटना से बाहर आने में, इसलिए आप हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव मत बनाना कि हम अचानक से हंसने लग जाए, आपके साथ प्यार करने लग जाए, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, आपकी कोई गलती नहीं है, तो आप किसी भी तरह के गिल्ट में मत रहना। और हाँ, हम इतने भी कमजोर नहीं है कि किसी की मृत्यु पर आप चारों को छोड़कर चले जाएंगे। एक बार के लिए बच्चों का ना सोचे, लेकिन आपके बारे में तो सोचते हैं ना। हम दोनों बुढ़ापे के साथी हैं और बुढ़ापा आने में अभी बहुत समय पड़ा है, तब तक हम दोनों को मजबूत रहना होगा। कथा की यह बात सुनकर कायम मुस्कुरा दिया। उसने उसके गाल खींचे और बोला, आप कितनी ही समझदारी भरी बातें कर ले, लेकिन आपकी अंतिम पंक्तियों में आपके अंदर का बचपना झलक ही जाता है। वो प्यारी सी मासूम सी बच्ची हमें दिख ही जाती है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। फाया इतना कहकर कायम ने कथ्या को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद कायम कॉल पर किसी से बात कर रहा था, तभी कथ्या बाथरूम से बाहर आती है। कायम तुरंत कॉल कट कर देता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। कथ्या सिर झुकाकर खड़ी थी तो कायम अपना सिर झुकाकर उसे देखता है। कथ्या अपना मुंह फेर लेती है तो कायम भी उस दिशा में मुंह फेर कर उसे देखता है। कथ्या फिर से दूसरी दिशा में मुंह फेर देती है तो कायम भी उसी दिशा में मुंह फेर देता है। अब कथा चिढ़कर उसके सामने पीट कर देती है। ये देखकर कायम वापस से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। कथ्या मुंह बनाते हुए वहां से जाने लगती है, तभी कायम उसका हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाता है और फिर सीधा अपनी गोद में उठा लेता है। कथ्या उससे नजर नहीं मिला रही थी। ये देखकर कायम उसकी नाक काटते हुए कहता है, हम बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन आपको खुश करने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि हम हमारे इस बच्चे से इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। फाया कायम की बात सुनकर कथ्या के चेहरे पर छोटी सी और बहुत फीकी सी मुस्कान आ गई। कायम को अभी काफी कोशिश करनी होगी। कुछ देर बाद उसने कथ्या को गोद से उतारा और उसके बालों को ठीक करते हुए बोला, थोड़ा अपना हुलिया ठीक कर लीजिए सोना, जाकर बच्चों को भी संभाल लेना। वे कितना डर गए थे आपको देखकर, पता है, और वो आपका बेटा पागल हो गया है आपके पीछे। कभी कभी तो हमें उससे जलन होती है कि वो हमारी जगह क्यों ले रहा है। फाया कथ्या को भी चिंता हुई और वो बोली, सही कह रहे हैं आप, अर्थ कुछ ज्यादा ही बदल गया इन दिनों में। ना कोई टीवी सीरियल देखता है ना फिल्म देखता है, फिर ये सब कहाँ से सीख रहा है वो। एक मिनट, वो आपसे ही सीख रहा है। वैसे भी उसकी शक्ल पूरी आपकी तरह है, आर्य तो फिर भी थोड़ा अलग दिखने लगा है। हम जाते हैं बच्चों के पास उन्हें संभालने के लिए। कथा वहां से जाने लगी, तभी कायम उसका हाथ पकड़ लेता है। कथ्या मुड़कर उसके सामने देखती तो कायम बेचैनी उसे देख रहा था। वो उसके पास आई और उसके दोनों हाथ को पकड़कर बोली, चिंता मत कीजिए राणा साहब, हमें कुछ नहीं होगा। हम दोनों को ही बुढ़ापे में एक दूसरे की सेवा करनी है, इसलिए एक दूसरे के लिए हमें सही सलामत रहना है। आप आराम से अपना काम कर लीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए। कायम ने उसके चेहरे को थाम लिया और बेचैनी से बोला, आपके कहने मात्र से हमें शांति थोड़ी ना मिलती है, हमारी तो जान हो आप, हमें तो टेंशन रहती है आपकी। लेकिन फिर भी जाइए, जाकर बच्चों को संभालिए, तब तक हम थोड़ा जरूरी काम कर लेते हैं, उसके बाद हमें ऑफिस जाना पड़ेगा। फाया कथ्या ने हाँ कहा और वहां से चली गई। उसके जाते ही कायम ने ऊपर की तरफ देखते हुए गहरी सांस ली और कहा, थैंक यू सो मच महादेव, बचा लिया आपने आज हमें, लेकिन अभी भी स्थिति काफी नाजुक है, एक एक कदम सावधानी से रखना होगा। फाया कथ्या जल्दी से अपने बच्चों के कमरे में आए तो उसने देखा कि चारों बच्चे उदासी से बेड पर बैठे हुए थे। काशवी और वैष्णवी जी उनसे बात कर रहे थे, लेकिन वो चारों ही जवाब नहीं दे रहे थे। और सबसे अलग था हमारा अर्थ, जो कि गुस्से में बैठा हुआ था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कथा की आंखों में एक आंसू भी आए। उन चारों को देखकर कथा को बहुत दुख हुआ। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए प्यार से बोली, तो हमारी राणा गैंग कैसी है। स्माइलिंग फेस। ये आवाज सुनते ही उन चारों बच्चों का पूरा शरीर सिहर उठा। उन चारों ने मुड़कर एक साथ दरवाजे पर कथा को देखा तो चारों ही भावुक हो गए और भागते हुए कथा के पास आकर उससे लिपट गए। ये दृश्य देखकर सब भावुक हो गए। साफ दिख रहा था कि बच्चे कथ्या से कितना प्यार करते हैं। कथा ने उन चारों को बड़ी मुश्किल से समझाया, उन्हें ढेर सारा प्यार किया तो आर्य, विप्लव और काया तो नॉर्मल हो गए, लेकिन अर्थ नॉर्मल नहीं हो पाया। वो अभी भी कथ्या को देख रहा था, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था और कथा उससे
विचलित हो रही थी क्योंकि वो बिल्कुल कायम की तरह कर रहा था, उससे वो कुछ छुपा ही नहीं पा रही थी। कथ्या ने उसके सर पर हाथ रखा और प्यार से कहा, चलो बेटा आप भी जाओ, होमवर्क कर लो, फिर आपकी स्कूल भी खुलने वाली है ना। कथ्या जाने लगी तभी अर्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक टक उसकी आंखों में देखने लगा। उस छोटे से 7 साल के बच्चे से कथ्या नजरें चुराने लगी और वहां से जाने लगी तभी अर्थ ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गया। वह कथा को लेकर सीधा बाहर गार्डन में आया और अचानक से उसके पैरों में बैठकर उसके दोनों पैरों से लिपट गया। कथ्या उसे हैरानी से देख रही थी तभी अर्थ रोते हुए बोला, माय मम्मा, आपको कभी कुछ नहीं होना चाहिए, अर्थ आपसे वेरी मच प्यार करता है, सोना आप कभी नहीं रोना। ये देखकर कथा बहुत ज्यादा भावुक हो गई। उसने अपने बेटे को उठाकर सीधा अपने गले लगा लिया और उसे शांत करते हुए बोली, मम्मा को कभी कुछ नहीं होगा बेटा और हम कभी नहीं रोएंगे, बस सॉरी हमसे गलती हो गई जो आज हम रोए, लेकिन आज के बाद कभी नहीं रोएंगे, हमारा बेटा हमें कभी नहीं रोने देगा, है ना। अर्थ में कथा को और कसकर पकड़ लिया और बोला, अर्थ आपको कभी नहीं रोने देगा और जो आपको परेशान करेगा अर्थ उसको छोड़ेगा नहीं। कथ्या मुस्कुरा दी और ये दृश्य देखकर गार्डन के द्वार पर खड़ा कायम मुस्कुराने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बढ़ते हर एक पल के साथ कायम के प्यार, उसकी परवाह, पूरा परिवार और बच्चों के कारण कथ्या ठीक होने लगी और उस घटना को भूलने लगी। कभी कभी उसे दादाजी की याद आती तो अपने पति के गले लगकर रोने लगती, लेकिन फिर शांत हो जाती। दिन बीतने के साथ अब वो सामान्य हो गई थी, बस कभी कभी दादाजी को याद करती तो आंखों में एक आंसू आ जाता, इसके अलावा आप सब कुछ ठीक था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और 1 जुलाई के दिन स्कूल के नए सत्र शुरू हो गए और इस वर्ष राणा परिवार की राजकुमारी बाईसा राज काया का स्कूल में एडमिशन होने जा रहा था। काया जितनी परेशान और बेचैन नहीं थी उससे ज्यादा उसके पापा यानी कि कायम था। उसे आदत ही नहीं थी कि वो काया को इस तरह घर से बाहर इतने घंटे के लिए भेजे। जब भी वो ऑफिस जाता तब लगभग रोज काया को अपने साथ ले जाता और उसे अपने केबिन में बिठा देता, उसके साथ समय बिताता, लेकिन अब उसे काया को 4-5 घंटे के लिए स्कूल भेजना पड़ेगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि वो स्कूल जाएगी और नन्ही सी जान स्कूल बैग लेगी, बोतल लेगी, टिफिन बॉक्स लेगी। यह सब सोचकर ही काम बेचैन हो रहा था। हालांकि वो अपनी बेटी को अभी भी स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कथा ने उसे समझाया कि अब सही समय है बच्ची को स्कूल में डालने का। अर्थ और आर्य जिस स्कूल में पढ़ रहे थे उसी स्कूल में काया का एडमिशन करवाना। कथ्या का आज मासिक धर्म चल रहे थे और थोड़ी कमजोरी भी महसूस हो रही थी, इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाई। इसलिए कायम ही अपनी बेटी को लेकर स्कूल पहुंच गया। उसे एक बार तो अनुभव हो चुका था जब उसका बेटा स्कूल से भागा था। अब उसे डर था कि कहीं उसकी बेटी ऐसी हरकतें ना कर दे। हालांकि उसने काया को बहुत समझाया है और वह अपने पापा की बात मान भी जाती है, क्योंकि वह अपने पापा से सिर्फ प्यार नहीं करती बल्कि अपने पापा की पूजा करती है। कायम काया के लिए सब कुछ है। वो ये सोचती है कि वो इस दुनिया में जीती भी सिर्फ कायम के लिए है। देखते हैं पति के आने के बाद पिता का क्या महत्व रहता है जीवन में। वहीं मुंबई के सबसे महंगे और प्रतिष्ठित स्कूल में एक 9 साल का बच्चा, जो उम्र में इतना छोटा था लेकिन दिखने में इतना सुंदर था जिसकी कोई सीमा नहीं, उसको देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता था कि जब वो बड़ा होगा तब कितना हैंडसम होगा। उस लड़के ने व्हाइट शर्ट, डार्क ब्लू पैंट, बेल्ट और टाई लगा रखी थी, चेहरे पर बहुत गंभीरता दिख रही थी। इस समय लंच टाइम चल रहा था, इसलिए वो बच्चा स्कूल के गार्डन में एक बेंच पर चुपचाप बैठा हुआ था और ब्लू कलर की डायरी में पेंसिल से कुछ लिख रहा था। उसने कुछ लिखा तो अचानक से उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान आ गई और वो बोला, जब आप बड़ी हो जाओगी तब हम आएंगे आपके पास, हमें आपके साथ रहना है। इतना कहकर उस लड़के ने डायरी को अपने सीने से लगा लिया और आंखें बंद करके उस पल को याद करने लगा जब उसने नन्ही सी काया को अपनी गोद में पहली बार लिया था। अब तो वो 3-3.5 की साल की हो गई है। वो लड़का उससे मिलना चाहता है, उसे वापस गोद में लेना चाहता है, लेकिन सही समय आने पर कायम अपनी नन्ही सी काया, जिसने ब्लू स्कर्ट और व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, दोनों चोटी बनाई हुई थी, ललाट पर नजर का काला टीका लगाया हुआ था, गले में पिंक वाटर बॉटल लटकाए, अपना अंगूठा चूसते हुए अपनी बड़ी बड़ी हरी आंखों से चारों तरफ देखती बच्ची काया को लेकर स्कूल की बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगा। कायम की आंखों में बेचैनी और परेशानी साफ दिख रही थी। वो आगे बढ़ते हुए काया की तरफ देखता है और उसके मुंह से उसका अंगूठा बाहर निकालते हुए कहता है, व्हाट इज दिस केया, इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो रही हो? वापस वही 1 महीने की बेबी बन जाओ जिसे हम पूरे दिन गोद में लेकर बैठे रहते थे। आज स्कूल जा रही हो, कल कॉलेज जाओगी, फिर नो नो नो, हम आपको खुद से दूर कभी नहीं करेंगे, फाया। इतना कहते हुए कायम ने उसे अपने सीने से लगाया और आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में वो प्रिंसिपल के ऑफिस में आकर बैठ गया और काया को अपनी गोद में बिठा दिया। काया जैसी प्यारी सी लड़की को देखकर प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए बोली, हे बेबी, आपका नाम क्या है? स्माइलिंग फेस काया ने तुरंत कायम की तरफ देखा तो कायम प्यार से बोला, अपना नाम बताओ। कायम झिझकते हुए किंतु बड़ी मासूमियत से बोली, काम सीज राणा। काया की तरफ देखकर कायम प्यार से बोला, अभी तो 3.5 साल की ही, धीरे धीरे सीखेगी सही से बोलना।
बाय द वे हर नेम इज केयर कायम सिंह राणा, फायर। प्रिंसिपल मुस्कराते हुए उस बच्ची को देखकर बोली, ओके तो मिस काया, चलिए आपको आपकी क्लास में ले जाते हैं और आपके न्यू फ्रेंड्स से मिलवाते हैं। स्माइलिंग फेस काया तुरंत बोली, विपू को लाओ, उछके छात का को खेलना है। स्माइलिंग फेस ये सुनते ही प्रिंसिपल सवालिया नजरों से कायम की तरफ देखने लगी तो कायम बोला, दरअसल ये अपने छोटे भाई की बात कर रही हैं, विप्लव सिंह राणा। बाय द वे चलिए क्लास में चलते हैं, फायर। कायम अपनी बेटी को लेकर खड़ा हो गया और प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़ गया। वे एक क्लासरूम में आए जो प्ले ग्रुप के बच्चों का क्लासरूम था। उसमें काया की उम्र के ही बहुत सारे बच्चे थे जो खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। हालांकि कुछ बच्चे रो भी रहे थे क्योंकि अभी अभी उनके माता पिता उन्हें छोड़कर गए थे और उन सब बच्चों का आज पहला दिन था। इतने सारे बच्चों को देखते ही काया के पूरे शरीर में मस्ती का कट सा लगा और वो कायम की गोद में उछलने लगी, जबरदस्ती करने लगी। तब कायम ने उसे अपनी गोद से उतार दिया और वह भागते हुए उन बच्चों के पास चली गई। ये देखकर कायम को दुख हुआ कि उसकी बेटी उससे से दूर हो गई, लेकिन ये भी एक वास्तविकता थी जिसे आज नहीं तो कल कायम को स्वीकार करना ही था। काया कुछ बच्चों के पास जाकर जमीन पर बैठ गई और उनके साथ खिलौनों से खेलने लगी। ये देखकर प्रिंसिपल बोली, मिस्टर राणा यही सही मौका है, आपको यहाँ से जाना होगा। अगर आपकी बेटी ने आपको देख लिया तो फिर वो आपको यहाँ से जाने नहीं देगी और रोने लग जाएगी। अभी उसका ध्यान खिलौने में है तो आपको जाना चाहिए। ये सुनते कायम बेचैनी से बोला, लेकिन हम कैसे जा सकते हैं, उसे अकेला छोड़कर, उसे आदत नहीं है हमारे बिना रहने की, यहाँ तक कि वो अपनी माँ के बिना रह सकती है लेकिन हमारे बिना नहीं। अगर उसे पता चल गया कि हमने उसे अकेला छोड़ा है तो वो रो रो कर पूरी स्कूल को अपने सिर पर उठा देगी, फायर। प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए बोली, हम आपकी बात समझ रहे हैं और ऐसे कई बच्चे होते हैं, लेकिन बच्चे जब बच्चों से मिलता है ना तब वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। और आपको अनुभव है, आपके पहले भी 2 बेटे हैं। वे शुरुआत में कितना रोए थे लेकिन बाद में सब सेटल हो गया था, तो बस आपकी लिटिल बेबी गर्ल भी सेटल हो जाएगी, बस आपको उसकी आदत छुड़वानी होगी। प्रिंसिपल की यह बात कायम को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन वह मजबूर था। वो अपनी बेटी के मामले में कुछ ज्यादा ही बेचैन हो रहा था। उसने अपने दिल पर पत्थर नहीं पहाड़ रखा और धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगा। वही काया जो बच्चों के साथ खिलौनों से खेल रही थी, अचानक से उसे बेचैनी हुई। उसने तुरंत मुड़कर देखा तो कायम पीछे हट रहा था। ये देखते ही काया ने जमीन पर हाथ रखे और तुरंत खड़ी होकर भागते हुए कायम के पास आकर उसके पैरों से लिपट गई और बोली, नो पापा नो, आप नो जाओ, आओ का के छत खेलो, आओ ना। ये देखकर कायम का दिल पसीज गया और प्रिंसिपल को हैरानी हुई कि एक बच्ची अपने पापा से इतना ज्यादा प्यार करती है। कायम ने काया को अपनी गोद में लिया और प्यार से बोला, पापा को बाहर जाना है, बहुत सारा काम करना है और पापा जल्दी आपको लेने आएंगे। तब तक आप यहाँ पर अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ में खेलो, ठीक है? बिल्कुल रोना नहीं है, मजे करने हैं, फुल मस्ती। और फिर पापा आप चारों भाई बहनों को घूमने ले जाएंगे, फायर। काया ने कायम के गले में मुंह घुसा दिया और बोली, नो नो नो, हमको पापा चाहिए। काया की ऐसी जिद देखकर कायम उसे लेकर बच्चों के पास आया और उसे एक बच्चे के पास बिठाते हुए उसके हाथ में पांडा सॉफ्ट टॉय देते हुए बोला, वाओ, ये तो काया का फेवरेट टॉय है, देखो। पांडा को देखते ही काया की आंखों में चमक आ गई और वो उसे अपने गले लगाकर उसे प्यार से देखने लगी। अब वो उसमें व्यस्त हो चुकी थी। कभी उसे अपनी नन्ही सी गोद में सुलाती, कभी उसे लोरी गाकर सुलाती तो कभी उसके गाल काट लेती। उसे व्यस्त देखकर कायम भावुक होकर तुरंत वहां से चला गया। वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके कानों में काया के जोर जोर से रोने की और कायम को पुकारने की आवाज आई, आ पापा, लाउडली क्राइंग। कायम को बहुत पीड़ा हुई लेकिन वो नहीं रुका और वहां से जाने लगा। जब वो बिल्डिंग के कंपाउंड में आया तब उसने दूर पेड़ के नीचे बेंच पर बैठी एक लड़की को देखा, जिसके घुटनों में बैठे आर्य को देखकर कायम ने अपना सिर पीट लिया और बोला, ये लड़का किस पर गया है, क्या हरकतें कर रहा है? अभी से लगता है सबसे पहले इसी की शादी करवानी पड़ेगी, वरना भरोसा नहीं अपने आप ही घर पर ले आएगा, फायर। कायम तेज कदमों से चलते हुए आर्य के पास आया और उसे घूरने लगा। तभी बेंच पर बैठी लड़की, जो आर्य की उम्र की ही थी यानी कि 7 साल की थी, वो कायम को देखते हुए बोली, तुम्हारे डैडी। स्माइलिंग फेस। ये सुनते ही आर्य ने जैसे ही मुड़कर देखा तो झेप गया और तुरंत अपनी जगह से खड़ा होकर कायम के पैरों से लिपट कर बोला, माय पापा। कायम ने उसे खुद से दूर किया और घूरते हुए बोला, क्या कर रहे थे आप और कहाँ से सीखा ये सब? आर्य नजरें झुकाकर बोला, सोना के साथ टीवी में देखा। कायम गहरी सांस लेते हुए बोला, ये सोना और इसके टीवी के नाटक। अच्छा सुनो, हमने काया को प्ले ग्रुप में छोड़ दिया है, अभी तो वो हंगामा कर रही है, बहुत रो रही है। थोड़ी देर बाद आप और अर्थ उससे मिलने जाना, ठीक है? उसके साथ बैठना, लड़ाई मत करना, और जो उसको मारा तो देखना हम आपको घर पर जाकर क्या करते हैं। उसे प्यार से समझाना, ठीक है? और अर्थ कहाँ पर है, फायर? आर्य, वो तो पढ़ाई कर रहे हैं। कायम मुस्कुराते हुए बोले,
वो ही है हमारा असली बच्चा, बिल्कुल हमारे ऊपर गया है। अभी से पढ़ाई में कितना सीरियस है, जबकि अभी तो वो सिर्फ 7 साल का है। और एक आप पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। अच्छा, अर्थ को भी कह देना ठीक है कि पापा ने ये सब कहा है, और याद रखना ये जो नाटक चल रहे हैं ये बाद में कर लेना। अभी तुरंत अर्थ के पास जाकर उससे सब कुछ कहो, हम जाते हैं, बाद में लेने आएंगे आप तीनों को। फाया। इतना कहकर कायम ने उसकी ललाट को चूमा और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही आर्य वापस उस बेबी गर्ल के पास बैठ गया। तभी वो अपनी नोटबुक का पेपर खाते हुए बोली, तुम्हारे डैडी ने क्या कहा वो तो करो, वरना वो तुमको पनिश करेंगे। ये सुनते ही आर्य ऐसा भागा जैसे राजधानी एक्सप्रेस, और सीधा अर्थ के पास पहुंचकर उसे सब कुछ बता दिया। 1 घंटे बाद अर्थ और आर्य एक दूसरे का हाथ पकड़कर काया की क्लासरूम में आए तो देखा वो एक कोने में पांडा को सीने से लगाकर बैठी हुई थी और एक बच्चा उसके शू लेस को खोल रहा था। ये देखकर अर्थ और आर्य काया के पास आए। आर्य उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसे काया से दूर करते हुए बोला, दूर हटो हमारी बहन से, बैड बॉय। पाउटिंग वो बच्चा भाग गया। ये देखकर अर्थ बोला, आर्य वेरी बैड, ऐसे बिहेव नहीं करना, पापा मारेंगे। आर्य ओके। अर्थ और आर्य की आवाज सुनते ही काया की आंखों में चमक आ गई। उसने पांडा को फेंका और आंखों में आंसू लिए उन दोनों के गले लग गई। अर्थ और आर्य ने उसे बिठाया और अपने टिफिन बॉक्स से उसे खाना खिलाने लगे। नन्ही काया मजे से खाती जा रही थी और अर्थ बोला, काया अब रोना नहीं, ओके, अब हम तीनों दिल्ली यहाँ आएंगे। काया ओके, हमको पापा भी चाय। आर्य उसे खिलाते हुए बोला, पापा तो ऑफिस में है, मम्मा घर पे, और हम तीनों यहाँ पे, मजा आएगा। स्माइलिंग फेस काया ने हाँ कहा और खाना खाती रही। कुछ देर बाद अर्थ आर्य उसे समझाकर वहां से चले गए। दोपहर के 3 बजे स्कूल की बिल्डिंग के कंपाउंड में अर्थ काया का स्कूल बैग हाथ में लिए खड़ा था। वहीं काया और आर्य एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तभी कायम आ गया उन्हें लेने। कायम को देखते ही तीनों एक साथ उसकी तरफ भागे और उससे लिपट गए। अपने पैरों से लिपटे तीनों बच्चों को देखकर कायम असीम सुख से बोला, हाय हमारी सोना की छोटी छोटी निशानियां। फायर। कायम उन तीनों को लेकर घर के लिए निकल गया। वहीं कथयम सदन में हंगामा खड़ा हो गया था। विप्लव ने रो रो कर चिल्ला कर और कथ्या की साड़ी का पल्लू खींच खींच कर तमाशा खड़ा कर दिया था। पहले तो अर्थ और आर्य के बिना वह नहीं रह सकता था, लेकिन अब उसकी बहन को भी उससे दूर भेज दिया गया था। उसका तो घर में मन ही नहीं लग रहा था, वो किसके साथ खेलेगा। थोड़ी देर पहले ही काशवी ने उसे सुला दिया था तो बदमाश कहीं का सिर्फ 1 घंटा सोकर उठ गया, और अब जब उसे उसके भाई बहन खास करके उसकी बहन नहीं दिखी तो रो रो कर हंगामा खड़ा रख कर रखा था। अपनी माँ से तो शिकायत कर नहीं सकता था, वरना वो गाल पर एक थप्पड़ मार देती थी, इसलिए फिलहाल वो कथ्या को परेशान कर रहा था। कथ्या हॉल में सोफे पर बैठकर मेथी के पत्ते तोड़ रही थी और वो उसके पेट में मुंह घुसा कर उससे चिपक कर बस रोए जा रहा था। वैष्णवी जी वही सामने से ऊपर बैठी हुई थी और धनिया पत्ती तोड़ते हुए बोली, ये लड़का कितना बदमाश हो गया है, इसे समझ नहीं आ रहा है कि इतना रोएगा तो बीमार पड़ेगा। कथ्या इसकी भी गलती नहीं है ना, अचानक से अकेला पड़ गया, ये आदत नहीं है अकेला रहने की इसकी प्यारी बहन जो स्कूल जाने लगी है। काशवी किचन से सबके लिए कॉफी लेकर आई और बोली, जी जी आप इसे इतना प्यार मत करो, 1-2 थप्पड़ मारो, अपने आप सुधर जाएगा। ये इतना बदमाश है, कितना चिल्ला रहा, हमारे सिर में दर्द हो रहा है। काशवी के इतना कहते ही विप्लव और जोर से रोया। ये देखकर कथा बोली, मत करो काशवी, क्यों इसे परेशान कर रही हो, रोएगा फिर उसकी तबीयत खराब होगी, जाना चाहोगी आधी रात को हॉस्पिटल, रहने दो ना। काशवी ने गहरी सांस ली और अपनी सासू माँ और कथ्या को कॉफी देने लगी। कथ्या ने लेने से मना करते हुए कहा, रहने दो, गर्म पड़ेगी, पहले ही इतनी ब्लीडिंग हो रही है आज। काशवी कल आपने खजूर ज्यादा खा लिए थे इसलिए हो रहा है। कथ्या हम काशवी आपके लिए ठंडा दूध ले आती हूँ। इतना कहकर वो विप्लव के पिछवाड़े पर एक थप्पड़ मारती है तो वो जोर से रोता है। काशवी हंसते हुए वहां से भागने लगी और कथ्या सख्ती से बोली, मत परेशान करो इसे। काशवी हंसते हुए रसोई में भाग गई। कथ्या ने गहरी सांस ली और अपने पेट में मुंह घुसा कर खड़े विप्लव को खुद से दूर किया और उसके चेहरे को थाम कर हैरानी से बोली, विपुडी माय छोटू सा गोला, इतना नहीं रोते, अभी आ जाएगी आपकी जीजी सा। थ्रोइंग किसेस। विप्लव कथ्या की गोद में चढ़कर उसकी कमर से अपने पैरों को लपेटकर उससे चिपक कर बैठ गया और रोनी सूरत बनाकर बोला, युकी बोलो ना। कथ्या उसके गाल खींचते हुए बोली, आने ही वाले हैं वो। थ्रोइंग किसेस। कथ्या के इतना कहते ही हॉर्न की आवाज आई, जिसे सुनते ही विप्लव महाशय चिकते चिल्लाते हुए कथ्या की गोद से उतरकर बाहर भाग गए। ये देखकर कथ्या और वैष्णवी जी हंसने लगे। विप्लव ने जब काया को देखा तो बुरी तरह से रोने लगा। ये देखकर कायम ने हैरानी से अपना सिर पीट लिया और काया को वहीं छोड़कर घर के अंदर आया। काया और विप्लव एक दूसरे के गले लग सिसक कर रोने लगे जैसे कि बरसों बाद मिले हो। कायम अर्थ और आर्य के साथ घर के अंदर आया। कायम के आते ही कथ्या तुरंत सोफे से उठी और सिर पर पल्लू लगाते हुए एक तरफ खड़ी हो गई। कायम ने एक नज़र उसे देखा और फिर सोफे पर बैठते हुए बोला,
माँ सा, आप सभी के जाने की व्यवस्था तो हो गई है। ये सुनते ही कथ्या बेचैन होने लगी। तभी वैष्णवी जी बोली, और आपके कायम, हम आकर क्या करेंगे? हमसे बैठा नहीं जाता एक जगह। फाया ये सुनते ही कथ्या धीमी आवाज में बोली, माँ सा, इनसे कहिए इन्हें आना पड़ेगा। विप्लव ने जब काया को देखा तो बुरी तरह से रोने लगा। ये देखकर कायम ने हैरानी से अपना सिर पीट लिया और काया को वहीं छोड़कर घर के अंदर आया। काया और विप्लव एक दूसरे के गले लग सिस कर रोने लगे जैसे कि बरसों बाद मिले हो। कायम अर्थ और आर्य के साथ घर के अंदर आया। कायम के आते ही कथ्या तुरंत सोफे से उठी और सिर पर पल्लू लगाते हुए एक तरफ खड़ी हो गई। कायम ने एक नज़र उसे देखा और फिर सोफे पर बैठते हुए बोला, माँ सा, आप सभी के जाने की व्यवस्था तो हो गई है। ये सुनते ही कथ्या बेचैन होने लगी। तभी वैष्णवी जी बोली, और आपके कायम, हम आकर क्या करेंगे? हमसे बैठा नहीं जाता एक जगह। फायर ये सुनते ही कथ्या धीमी आवाज में बोली, माँ सा, इनसे कहिए इन्हें आना पड़ेगा। कथ्या धीमी आवाज में बोली थी लेकिन कायम ने सुन लिया और एक नज़र उसे देखने के बाद अपनी माँ की तरफ देखते हुए अपनी भारी आवाज में बोला, आप सब जाए, हमें वैसे भी यहाँ बहुत काम है। हमारे लिए एक कप कॉफी 10 मिनट के अंदर भिजवा देना, हमें निकलना है और अगर देरी होगी तो पहले ही बता दीजिए, बाहर पी लेंगे। फाया इतना कहकर कायम वहां से सीधा ऊपर स्टडी रूम में चला गया। उसे जाते हुए देख कथ्या मुंह बनाते हुए अपने मन में बोली, सब जानती हूँ ये सब आप जानबूझकर कर रहे हो, पर आपको भी समझना चाहिए, अगर आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। इतना कहकर कथ्या किचन में चली गई और जल्दी जल्दी कॉफी बनाने लगी, क्योंकि 1 मिनट की भी देरी हुई तो कायम कॉफी पिए बिना घर से चला जाएगा। वो कॉफी बना ही रही थी तभी काया और विप्लव मस्ती करते हुए रसोई में पहुंच गए और दोनों सीधा कथ्या से टकरा गए, जिस वजह से कथ्या का हाथ गैस पर रखे बर्तन पर लग गया। वो बर्तन पलट गया जिससे कि उसके अंदर बन रही कॉफी सारी स्लैब पर गिर गई। ये देखकर कथा का दिमाग खराब हो गया। वो गुस्से से उन दोनों पर चिल्लाते हुए बोली, दिमाग खराब है आप दोनों का? ये कोई जगह है मस्ती करने की? इतना बड़ा घर है लेकिन रसोई मिलती है मस्ती करने के लिए? जाओ यहाँ से बाहर। दोनों कथा को मस्का लगाते हुए रसोई से बाहर चले गए और कथा स्लैब को देखते हुए बोली, हो गई गड़बड़, अब वे गुस्सा करेंगे, जल्दी से कॉफी बना देते हैं, अभी भी थोड़ा समय है। कथा ने फिर से बर्तन चढ़ाया, उसमें दूध डाला और कॉफी बनाने लगी। तब तक कायम स्टडी रूम से नीचे आ गया था और उसका मूड खराब हो गया था क्योंकि उसने एक कप कॉफी मांगा था और वो भी उसे समय से नहीं मिली। वो बिना कुछ कहे, बिना शिकायत किए, बिना गुस्सा किए वहां से जा रहा था। तभी वैष्णवी जी बोली, अरे कॉफी तो पीकर जाए बेटा। कायम रुक गया और बिना उनकी तरफ देखे उखड़ते हुए मन से बोला, समय से कुछ मिलता हो तो पी भी ले, एक कप कॉफी ही मांगी थी ना, उसे आने में 10 मिनट की जगह 25 मिनट लग गए और यहाँ हमारे लिए 1 मिनट जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया से कंपनी आकर बैठी है, हमारा इंतजार कर रही है। कमिटमेंट नाम की भी चीज होती है, हमारे अंदर तो है, आप लोगों के अंदर है नहीं। फाया अब कायम की बात का वैष्णवी जी क्या जवाब दे? वो जिस समय गुस्से में होता है उस समय उससे बहस करने का भी कोई मतलब नहीं होता। कायम अपनी बात पूरी करके वहां से जाने लगा तभी कथा जल्दी से कॉफी लेकर हॉल में आई और उसे जाते हुए देखकर बोली, कॉफी तैयार है। कायम ने सुना लेकिन रुका नहीं, बस बाहर चला गया। ये देखकर कथा ने गहरी सांस ली और कॉफी का कप वही टेबल पर रखकर उसके पीछे पीछे बाहर आई। तब तक कायम घर में बैठ चुका था और कथा को देख चुका था कि वो बाहर आ रही है। कथ्या उसे रोकना चाहती थी लेकिन कायम ने अपनी कर स्टॉर्ट की और वहां से चला गया। कथ्या ने मुंह बनाया और बोली, गुस्सा तो नाक पर रहता है इनके, कोई बात नहीं, शाम को मना लूंगी और कह दूंगी कि हाँ हम आपकी लाई हुई ड्रेस को पहनने के लिए तैयार हैं, तब जाकर महाशय मानेंगे। शाम के 7 बजे बज रहे थे। बच्चों ने अपने दोपहर की नींद अच्छे से ले ली थी और इस समय वे बंगले के बगीचे में खेल रहे थे। यह उनके खेलने का समय था और उनकी दादी यानी कि वैष्णवी जी उनके पास ही बैठी थी उनका ध्यान रखने के लिए। दादी सा की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि भरोसा नहीं है जीवन का, लेकिन कायम ने भी डॉक्टर को फटकार लगाई थी कि अभी तो उनकी दादी साहब बहुत लंबी उम्र जिएगी, अभी तो दादी सा को उनके पर पोते और पोती का विवाह देखना है। दादी सा का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा था, कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। कायम जब भी घर पर आता तो अपनी दादी सा के पास कई घंटों बैठता, उनसे बात करता और दादा साहब को दिलासा देता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कथा दादी सा के लिए एक काढ़ा बनाकर लाई जिसे पीने से शायद उनकी तबीयत ठीक हो सकती थी, ऐसा उसने किसी से पता करवाया था। इस समय दादी सा बेड पर आराम से लेटी हुई थी और प्रीतिका भी आई हुई थी अपनी दादी सा से मिलने। वो उनके सर को दबा रही थी तभी कथा काढ़ा लेकर आई और बोली, चलिए दादी सा अब आप ये काढ़ा पी लीजिए, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। दादी सा काफी कमजोर हो गई थी। प्रीतिका ने उन्हें बैठने में मदद की और बोली, इस काढ़े में क्या है भाभी सा? कथ्या, ज्यादा कुछ नहीं है, बस जो घरेलू मसाले होते हैं वही है, लेकिन बहुत असरदार हैं। प्रीतिका, क्या आपने कभी इसे पिया है? कथ्या, नहीं, हमने इसे पहली बार बनाया है और हमने अनुभवी इंसान से ही पूछा है, उन्होंने कहा कि यह काढ़ा पीने से दादी सा ठीक हो जाएंगे। एकदम तो ठीक कोई नहीं हो सकता लेकिन थोड़ा सुधार तो आ ही सकता है।
प्रीतिका उसे काढ़े को देखने लगी और दादी सा बोली, जो भी हो दे दो बेटा, बस पीकर सोना ही तो है। कथ्या उनके पास आकर बैठी और अपने हाथों से उन्हें काढ़ा पिलाने लगी। काढ़े का टेस्ट थोड़ा अजीब सा था जिस वजह से दादी सा मुंह बनाने लगे। तभी कथा मुस्कुराते हुए बोली, आप मुंह बनाते हुए कितनी क्यूट लगती है दादी सा, लेकिन आपको काढ़ा पीना ही होगा, ये हमारी जिद है। दादी सा मुस्कुराने लगे और उन्होंने पूरा काढ़ा पी लिया। कथा ने बर्तन लिया और कमरे से चली गई। कुछ देर बाद ही प्रीतिका के जोर से चिल्लाने की आवाज आई जिसे सुनकर सब लोग दंग रह गए और तुरंत दादी सा के कमरे में चले आए और सामने का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। दादी सा के मुंह से झाग निकल रहे थे और वे हिल भी नहीं रही थी। प्रीतिका रो रही थी, उन्हें जगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन दादी से कोई जवाब नहीं दे रही थी। ये देखकर कथ्या और काशवी भी दंग रह गई और तुरंत दादी सा की तरफ भागी। शाम के 7:30 बजे कायम जब मीटिंग पूरी करके अपने केबिन में आया तब काव्यांश भागता हुआ उसके पास आकर सीधा उसके गले लग गया और बुरी तरह से रोने लगा। ये देखकर कायम तो दंग रह गया और उसे खुद से दूर करके बोला, क्या हुआ काव्यांश? अरे बोलिए क्या हुआ है, हमें घबराहट हो रही है। काव्यांश रोते हुए बोला, भाई सा दादी सा नहीं रही। ये सुनते ही कायम के तो होश उड़ गए। वो एकदम से जम गया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसके आसपास क्या हो रहा था। उसका दिमाग हैंग हो गया था, वो ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने काव्यांश के कॉलर को कसकर पकड़ लिया और गुस्से से बोला, ये क्या कह रहे हैं आप, दिमाग खराब हो गया आपका? पाउटिंग। काव्यांश वापस उसके गले लग गया और रोते हुए बोला, भाई साहब सच कह रहे हैं, दादी सा नहीं रहे, डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। ये सुनते ही कायम को बहुत झटका सा लगा और वो वही सोफे पर बैठ गया। काव्यांश भी उसके पास आकर बैठ गया। काफी देर तक कायम खामोश रहा, कुछ नहीं बोला क्योंकि उसके सामने वही दृश्य घूमने लगा जब उसके पिताजी की मृत्यु हुई थी। काव्यांश उसके पास आया और वापस उसके गले लगकर रोते हुए बोला, अब हम दादा सा को कैसे संभालेंगे, वे तो दादी सा के बिना रह भी नहीं सकते हैं। ये सब कैसे हो गया भाई साहब? सब कुछ ठीक चल रहा था। कायम कुछ नहीं बोल पा रहा था, बस सब कुछ सुन रहा था और दिमाग में दादी सा का चेहरा घूम रहा था। वही कथयम सदन में माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया था क्योंकि दादी सा की अचानक मृत्यु से सब लोग टूट गए थे। कथ्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले तो सब कुछ ठीक था, दादी सा मुस्कुरा भी रही थी, फिर अचानक से उनकी मृत्यु कैसे हो गई। उसका दिमाग घूम फिर कर अपने काड़े पर ही जा रहा था कि कहीं उस काड़े की वजह से तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि दादी सा के मुंह से झाग में निकल रहे थे। कथ्या को बहुत रोना आ रहा था क्योंकि दादी सा इस घर में पहले ऐसे सदस्य थे जिसने कथा को दिल से अपनाया था, उसे दोस्त की तरह प्यार किया था और हमेशा वैष्णवी जी के गुस्से से बचाया था, और आज वही दादी सा उसे छोड़कर चली गई। सब लोग कायम की प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि निर्णय लेना था कि दादी सा का अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कहाँ पर करनी है, राणा महल में या फिर कथयम सदन में। कुछ ही देर में कायम और काव्यांश भागते हुए घर पर आए और तुरंत दादी सा के कमरे में आए और बेड पर मृत अवस्था में लेटी दादी सा के पार्थिव शरीर को देखकर कायम टूट गया, बिखर गया और वहीं दरवाजे पर गिर गया। अपने पति की ऐसी हालत देखकर कथा को बहुत दुख हुआ। वो उसे संभालना चाहती थी लेकिन आसपास कई लोग खड़े थे और रिश्तेदारों के बीच में वो कायम के पास नहीं जा सकती थी, लेकिन कुछ रिश्तेदारों ने कायम को संभाल कर खड़ा किया। वहीं बेड पर दादा साहब एकदम गुमसुम बैठे हुए थे, दादी सा का हाथ पकड़े हुए। उनके लिए ये सबसे बड़ा दुख था क्योंकि उनकी जीवन साथी उन्हें छोड़कर चली गई थी। कथ्या ने ललाट तक का घूंघट ले रखा था क्योंकि आसपास समाज के और रिश्तेदार के कई पुरुष खड़े थे। वैष्णवी जी ने भी सिर पर पल्लू ले रखा था और उनकी छोटी बहू काशवी ने भी। प्रीतिका एक तरफ बैठी बुरी तरह से रो रही थी, उसकी दादी से उसे छोड़कर चली गई थी। सब लोग रो रहे थे और दादी सा के पार्थिव शरीर को देख रहे थे। काशवी ने चारों बच्चों को तुरंत राठौर महल भिजवा दिया था क्योंकि बच्चे ये सब दृश्य देखने के लिए अभी बहुत छोटे थे और उन चारों को अपनी परदादी से बहुत लगाव था। ऐसे में वे अपनी परदादी की ऐसी अवस्था देखते तो उनके दिमाग पर गलत असर पड़ता। हालांकि काया ने बहुत जिद की कि वो नहीं जाएगी, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसे उसके मामा सा ले गए और जय सिंह वापस भी आ गया कथयम सदन, और इस समय वो खुद कायम को संभाल रहा था जो टूटकर बिखर चुका था। कायम वही दरवाजे पर बैठा रहा और बेड पर अपनी दादी सा के पार्थिव शरीर को देखता रहा। उसकी आंखें खून सी लाल हो गई थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और अपने पति की ऐसी हालत देखकर कथ्या बहुत दुखी हुए जा रही थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी। ये एक शाश्वत सत्य है कि जिसने जन्म लिया है उसका मरना तय है। अचानक से कायम खड़ा हुआ, सब लोग उसे देख रहे थे। कायम लड़खड़ाते हुए बेड के पास आया और अपनी दादी सा का हाथ पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया और आज पहली बार वो रोया, इतना रोया कि उसके रोने को देखकर वहां खड़े एक एक इंसान की आंखों से आंसू बहने लगे। कायम जैसे मजबूत इंसान को रोता हुआ देखकर भला किसकी आंखों से आंसू न आए। कथा ने आज पहली बार अपने पति को इस तरह टूटते हुए, बिखरते हुए और रोते हुए देखा था। आज कथा भी टूट गई। वो अपने पति को अपने सीने से लगाकर चुप करवाना चाहती थी और इस समय कायम को जरूरत भी कथा की थी। काफी देर तक कायम तड़पता रहा, अपनी दादी सा को देखता रहा जो अब इस दुनिया में नहीं थी। वही जय सिंह, अभय सिंह और काव्यांश खुद भी रो रहे थे और कायम को संभाल रहे थे।
जय सिंह ने कायम के आंसू साफ किए और उसे अपने सीने से लगाकर बोला, दुख बहुत बड़ा है जमाई सा, लेकिन हमेशा की तरह आज भी आपको ही सबको संभालना होगा, इसलिए अब हिम्मत रखिए और दादीसा के पार्थिव शरीर की अंतिम प्रक्रिया शुरू करते हैं। सब लोग जानना चाहते हैं कि दादीसा के 12 दिन आप यही करेंगे या फिर राणा महल में। कायम अपार पीड़ा से अब क्या ही कहीं, ये भी कोई विचार करने का मुद्दा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, दुनिया में आए हैं तो दुनिया के तौर तरीके निभाने ही होंगे। कायम ने गहरी सांस ली और दुखी होकर बोला, हमारी दादीसा का जीव राणा महल में है, इसलिए सब कुछ राणा महल में ही होगा। कायम के इतना कहते ही जय सिंह ने डॉक्टर उनकी टीम की तरफ इशारा किया तो दादीसा के पार्थिव शरीर को वहां से ले जाया गया। राणा महल सब लोग पहुंच चुके थे, जितने भी परिवार वाले थे, रिश्तेदार थे और समाज के कई लोग और आज पड़ोस के लोग सब पहुंच गए थे और दादीसा अंतिम संस्कार शुरू हो गया। सब लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, दादीसा को याद कर रहे थे, लेकिन दादा साहब एकदम सुन्न हो गए थे, न रो रहे थे न कुछ बोल रहे थे, बस चुपचाप बैठे हुए थे। और अभय सिंह के पिताजी उन्हें संभाल रहे थे, वही कायम, अभय सिंह, जय सिंह, काव्यांश और परिवार के कुछ सदस्य दादीसा के पार्थिव शरीर को शमशान घाट के लिए ले गए। अपनी दादी के पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए कायम अपनी खून सी लाल आंखें लिए आगे बढ़ता जा रहा था। पैरों में ना चप्पल थे ना कुछ और, उसे देखकर कथा को बहुत दुख हो रहा था। सभी पुरुष घर से जा चुके थे, पीछे महिलाएं रो रही थी और जो भी प्रक्रिया होती है उसे पूरा किया जा रहा था। दादीसा का दाह संस्कार अच्छे से हो गया था, उसके बाद सभी पुरुष घर लौट आए थे और उसके बाद जो भी प्रक्रिया हमारे धर्म में होती है वो सब की जा रही थी। सब कुछ करते करते रात के 10 बजे गए थे। राणा महल में एकदम खामोशी छाई हुई थी। रो रो कर अब सब लोग कितना ही रोएंगे, सबके चेहरे लाल हो चुके थे, आंखें लाल हो चुकी थी और सर दर्द से फट रहा था। और दादी सा तो अब जा चुकी थी, पंच तत्वों में विलीन हो चुकी थी, ईश्वर के चरणों में पहुंच गई थी। इस समय कायम राणा महल के हॉल में दादा दादी सा की तस्वीर के पास जमीन पर बैठा हुआ था और अपना भावहीन चेहरा ले उन्हें देखे जा रहा था। कथ्या और काशवी रसोई में थी, सबके लिए चाय बना रही थी। काफी मेहमान जा चुके थे, लेकिन जो रिश्तेदार थे और परिवार वाले थे वही रुके हुए थे। वही राठौर महल में हंगामा मचा हुआ था, क्योंकि काया और विप्लव ने रो रो कर पूरे राठौर महल को अपने सिर पर उठा लिया था। राजा बाबू जो के बड़े हो गए थे, वो सभी बच्चों को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतने बदमाश बच्चे थे कि नियंत्रण में ही नहीं आ रहे थे। स्वरा एक साथ 7 बच्चों को संभाल रही थी, जिसमें से राजा बाबू तो फिर भी बड़ा था तो उसकी चिंता नहीं थी, बाकी उसकी 2 बेटियां और 4 राणाओं की गैंग। सब ने उसके सिर पर हल्ला बोल दिया था, लेकिन अब बच्चों को तो संभालना ही था। काया को अपने पापा के पास जाना था, जो कि अभी संभव नहीं था, क्योंकि कायम न तो उसे संभाल पाता न उसकी तरफ देखता, इसलिए वो दुखी होती। इससे अच्छा है कि वो कुछ दिनों तक अपने ननिहाल में ही रहे, अपने मामा मामी और नाना जी के पास में। और हमारे विप्लव को तो वैसे भी काया ही चाहिए थी, तो बस वो काया के चक्कर में उसके पीछे पीछे राठौर महल पहुंच गया। अर्थार्य तो इतनी मस्ती नहीं कर रहे थे और उन्हें थोड़ा संदेह भी हो गया था कि उनके घर पर कुछ हुआ है, क्योंकि वे 7 साल के हो गए थे। अर्थ को तो पता भी था कि उसकी परदादी को कुछ हो गया है, लेकिन वो इतना समझदार है कि कुछ नहीं बोला, बस अंदर ही अंदर सोचता रहा कि उसकी माँ तो ठीक है, कहीं उसकी माँ के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं कोई उसके ऊपर तो गुस्सा नहीं कर रहा। अर्थ का यह अंदेशा सही था, क्योंकि अब कथ्या के साथ बहुत बड़ा हंगामा होने वाला था। रात के 10:30-11 बज रहे थे। दादा सा को उनके कमरे में ले जा चुके थे, मेहमान भी जा चुके थे, बस कायम और प्रीतिका के ससुराल वाले और वैष्णवी जी के मायके वाले कुछ लोग ठहरे हुए थे। कायम अब खड़ा था और सभी मेहमान उससे मिलकर जा रहे थे। कुछ देर बाद वो वहीं जमीन पर बैठ गया और एकटक अपनी दादी सा की तस्वीर देखता रहा। तभी प्रीतिका रोती हुई उसके पास आकर उसके गले लग गई। उसका रोना सुनकर कायम ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी कथ्या रसोई से बाहर निकल आई और अपने कांपते हुए हाथों से कायम और प्रीतिका की तरफ पानी का गिलास बढ़ाने लगी। तभी प्रीतिका रोते हुए बोली, दादी सा एकदम ठीक थी, भाई सा मुस्कुरा रही थी, लेकिन जब भाभी सा उन्हें वो अजीब सा काढ़ा पिला कर गई, उसके बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और वे चल बसी। भाई सा चली गई हमारी दादी सा, लाउडली क्राइंग। प्रीतिका के इतना कहते ही वहां खड़े सभी लोग दंग रह गए। जय सिंह और राजेंद्र जी ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली, वहीं के हाथ पैर फूलने लगे। जिसका डर था वही हुआ। कायम ने तुरंत अपनी आंखें खोली, जो खून सी लाल और भयानक हो चुकी थी। इन लाल तड़पती आंखों को देखते ही कथ्या के हाथ से पानी का गिलास छूट गया और वो डर के मारे पीछे हटने लगी। कायम अब खड़ा था और सभी मेहमान उससे मिलकर जा रहे थे। कुछ देर बाद वो वहीं जमीन पर बैठ गया और एकटक अपनी दादी सा की तस्वीर देखता रहा। तभी प्रीतिका रोती हुई उसके पास आकर उसके गले लग गई। उसका रोना सुनकर कायम ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी कथ्या रसोई से बाहर निकल आई और अपने कांपते हुए हाथों से कायम और प्रीतिका की तरफ पानी का गिलास बढ़ाने लगी। तभी प्रीतिका रोते हुए बोली, दादी सा एकदम ठीक थी, भाई सा मुस्कुरा रही थी, लेकिन जब भाभी सा उन्हें वो अजीब सा काढ़ा पिला कर गई, उसके बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और वे चल बसी। भाई सा चली गई हमारी दादी सा, लाउडली क्राइंग। प्रीतिका के इतना कहते ही वहां खड़े सभी लोग दंग रह गए।
जय सिंह और राजेंद्र जी ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली, वहीं के हाथ पैर फूलने लगे। जिसका डर था वही हुआ। कायम ने तुरंत अपनी आंखें खोली जो खून सी लाल और भयानक हो चुकी थी। इन लाल तड़पती आंखों को देखते ही कथ्या के हाथ से पानी का गिलास छूट गया और वो डर के मारे पीछे हटने लगी। कांच के गिलास कायम के पास बिखरे पड़े थे और वो अपनी लाल गुस्सैल और दुखी आंखों से उन टुकड़ों को देखने लगा। कथ्या कांप रही थी और धीरे धीरे पीछे हटती जा रही थी। तभी कायम अपनी भारी और कठोर आवाज में बोला, उठो यहाँ से। ये सुनते ही प्रीतिका हैरानी से अपने भाई के भावहीन चेहरे को देखकर बोली, क्या भाई सा? कायम थोड़ा और जोर से और कठोरता से बोला, हमने कहा उठो यहाँ से। निहायत ही मूर्ख कन्या। पाउटिंग फायर प्रीतिका कांप उठी और तुरंत अपनी जगह से उठकर पीछे हटने लगी। कायम बहुत धीमी आवाज में बोला ताकि उसके और प्रीतिका के अलावा कोई सुन न सके। प्रीतिका अपने भाई से डरने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर सबके दिमाग में ये सवाल आने लगा कि क्या सच में कथ्या के काढ़े के कारण दादीसा की मृत्यु हुई। कथ्या बेचारी डरते हुए लॉबी के पिलर के पास आकर खड़ी हो गई और तभी कायम खड़ा हुआ, किसी से कुछ नहीं कहा और सीधा वहां से चला गया। सब लोग हैरानी से उसे देख रहे थे कि उसने कुछ कहा क्यों नहीं और ऐसे ही चला गया। उसकी ऐसी चुप्पी और व्यवहार के कारण कथ्या को और भी ज्यादा डर लगने लगा। अब वो समझ गई थी कि कायम उसके ऊपर बहुत गुस्सा करेगा। वो कांप रही थी, डर रही थी। तभी प्रीतिका की सासू माँ हैरानी से बोले, क्या ये सच है कथ्या बिन्नी कि आपने उन्हें कोई काढ़ा बनाकर दिया जिस वजह से उनकी जान चली गई? ये सुनते ही कथा की हालत खराब हो गई। उसके हाथ पैर फूलने लगे, दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। कोई भी इंसान घबरा जाएगा जब उससे इस प्रकार के सवाल जवाब किए जाएंगे। उसे इस तरह घबराते हुए देखकर काशवी तुरंत उसके पास आई और उसे संभालते हुए बोली, जी आप ध्यान मत दो इन बातों पर, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, चलिए आप कमरे में। काशवी कथ्या को वहां से ले जाने लगी। तभी कायम की बुआ सा यानी कि वैष्णवी जी की ननंद गुस्से से बोली, क्यों लेकर जा रही हो? इन्हें यहाँ से खड़ी रहने दो। इन्हें यहाँ पर सवालों का सामना तो करना ही होगा ना। अब जब कांड किया है तो भुगतना भी पड़ेगा। हम भी सोचें हमारी माँ इतनी जल्दी कैसे चली गई हमें छोड़कर। सुबह ही हमने कॉल पर बात की थी, वो ठीक थी और अचानक से दुनिया को छोड़कर चली गई। अब समझ में आ रहा है उनकी लापरवाह पोता बहू ने उन्हें न जाने क्या पिला दिया कि उनकी जान चली गई। पाउटिंग कायम की बुआ सा की बात सुनकर कथा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह हैरानी से उन्हें देखने लगी कि वो इस प्रकार सोचती है कथा के बारे में। कथा कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि बड़ों के सामने बोलना नहीं आता था उसे, और इस समय वो बहू है, बहू के रूप में वहां पर उपस्थित है और बहुत से लोग वहां पर उपस्थित हैं जो उनके परिवार वाले हैं, पुरुष भी हैं। ऐसे में बोल नहीं सकती, वरना उन्हें बताती कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो बस आंखों में आंसू लिए अपनी बुआ सास को हैरानी से देख रही थी। तभी जय सिंह कथा के पास आया और उसे संभालते हुए बोला, लाडो आप ध्यान मत देना किसी की बातों का, आप कमरे में जाकर आराम कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जय सिंह के इतना कहते ही बुआ सा और भी गुस्से में बोले, माफ कीजिएगा लेकिन आप इस तरह अपनी बहन को बचा नहीं सकते सच्चाई का सामना करने से। देखा नहीं आपने कुंवर कायम बिना कुछ कहे चले गए, अब क्या कहेंगे? वे भी परेशान हो चुके हैं, उन्हें भी धक्का लगा ये सच्चाई जानकर कि उनकी अपनी पत्नी के कारण उनकी दादी सा की जान चली गई। अगर ये सच्ची होती तो कुंवर कायम यही खड़े होते और साथ देते इनका, लेकिन वे चले गए और आप अपनी बहन को बचाना बंद कर दीजिए। कोई छोटी बच्ची नहीं है जो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, सामना करना होगा। इतना कहते हुए बुआ सा की आवाज ऊंची हो गई, जिसे सुनकर कथा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने भाई का और काशवी का हाथ कसकर पकड़ लिया। सब लोग सवालिया नजरों से उसको देख रहे थे, उसके मुंह से सुनना चाहते थे कि सच्चाई क्या है, और वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसके होंठ भी अब कांपने लगे थे और बस राणा सा पुकार रहे थे। वैष्णवी जी अभी कुछ बोलने की अवस्था में नहीं थी, वो बस अपनी सास की तस्वीर को देखकर रोए जा रही थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी सासू माँ उन्हें छोड़कर चली गई। वहीं कथा पर सवालों की बौछार शुरू हो गई थी जिनका जवाब दे पाने में वो समर्थ नहीं थी, और तभी सभी के कानों में एक भरी और दमदार आवाज आई, कथ्या कमरे में आइए। ये आवाज सुनते ही कथ्या की आत्मा कांप उठी। उसने अपने भाई का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, हाँ हम नहीं जाना चाहते भाई साहब, वे गुस्सा करेंगे और हम उनके गुस्से को नहीं झेल पाएंगे। जय सिंह उसे समझाते हुए बोला, लाडो आप भूलिए मत वे कितने समझदार इंसान हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों को संभालना आता है उन्हें। अगर वे आपको बुला रहे हैं तो आपको जाना होगा। जाइए और उनसे बात कीजिए और उन्हें बताइए कि आपने कुछ भी नहीं किया है। कथ्या भाई सा आप नहीं जानते वे अपनी दादी से कितना प्यार करते थे, उनकी दादी सा उन्हें छोड़कर चली गई है। और जो भी हमारी नंद ने कहा उसे सुनकर राणा सा की हालत खराब है। हमने उनकी आंखों देखी है, वे कुछ नहीं सुनेंगे। हम उनकी नफरत भरी आंखें खुद पर नहीं देख पाएंगे, इसलिए हम नहीं जाना चाहते। अब हमें यहाँ से ले जाइए, हम और सामना नहीं कर सकते सब लोगों का। कथ्या की ऐसी हालत देखकर काशवी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोली,
जी जी, आप कमजोर नहीं पड़ सकती, आपको सामना करना होगा, लोगों का काम है बोलना और वे बोलेंगे, लेकिन आप इस तरह से जा नहीं सकती हैं। हम सबसे बढ़कर आप जानते हैं भाई साहब को कि वो किस प्रकार के इंसान हैं। अगर आप गलत भी होती हैं तो भी वे आपका साथ देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आज आप सही है तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वे आपको समझेंगे नहीं? वे आपके पति से बढ़कर आपके अभिभावक हैं और अभिभावक कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। जाए जी जी, भाई साहब आपको बुला रहे हैं। जयसिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। तभी एक महिला बोली, अब बिन्नीसा अपने पति को फंसा लेगी और वे भी इनके बोल बोलने लग जाएंगे। यही तो होता है, हर घर में अन्याय हो गया दादीसा के साथ। इन कठोर शब्दों को सुनकर कथा खून के आंसू रोने लगी और जयसिंह ने उस महिला की तरफ इतने गुस्से से देखा कि वो महिला घबराकर अपनी नजर हटाने लगी। जयसिंह अपनी बहन को लेकर आगे बढ़ गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला और बोला, जाए लाडो, बात कीजिए। कथ्या, हमारी हिम्मत नहीं हो रही है, आप भी हमारे साथ चलिए। जयसिंह हैरानी से बोला, आप कैसी बातें कर रही हैं लाडो? वे कोई अजनबी इंसान नहीं है, आपके पति हैं वे। इतने सालों से आप उनके साथ रह रही हैं। जाइए, जाकर उनसे बात कीजिए और कुछ भी मत छुपाना, सब कुछ बता देना और इन सब का मुंह बंद करना बहुत जरूरी है। बेटा जाओ और डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके भाई और आपके बाबा साहब यहाँ उपस्थित हैं, आपके लिए आपको कुछ नहीं होने देंगे। कथ्या ने गहरी सांस ली और रोते डरते हुए उस कमरे के अंदर चली गई। अंदर आते ही उसने देखा कायम खिड़की के पास खड़ा बाहर की ओर देख रहा था। उसे देखते ही कथ्या की सांस उखड़ने लगी और हाथ पैर थर थर कांपने लगे। तभी कायम उसकी तरफ मुड़ा और बिना उसकी तरफ देखे सीधा रूम के दरवाजे पर आया तो देखा जयसिंह वहीं खड़ा था, जिसे देखकर कायम ने गहरी सांस ली और रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की जोरदार आवाज सुनते ही कमरे के बीचों बीच खड़ी कथ्या थर थर कांपने लगी। उसने अपनी नजरें झुका ली और अपने हाथों को जोर जोर से मसलने लगी। रीडर_कंटेंट_ पेज अपार्ट 516। फाया, हमने कुछ नहीं किया राणा सा, फाया। कथ्या ने गहरी सांस ली और रोते डरते हुए उस कमरे के अंदर चली गई। अंदर आते ही उसने देखा कायम खिड़की के पास खड़ा बाहर की ओर देख रहा था। उसे देखते ही कथ्या की सांस उखड़ने लगी और हाथ पैर थर थर कांपने लगे। तभी कायम उसकी तरफ मुड़ा और बिना उसकी तरफ देखे सीधा रूम के दरवाजे पर आया तो देखा जयसिंह वहीं खड़ा था, जिसे देखकर कायम ने गहरी सांस ली और रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की जोरदार आवाज सुनते ही कमरे के बीचों बीच खड़ी कथ्या थर थर कांपने लगी। उसने अपनी नजरें झुका ली और अपने हाथों को जोर जोर से मसलने लगी। कथ्या के शरीर का एक एक हिस्सा कांप रहा था, उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। ऐसा नहीं है कि उसे कायम के ऊपर विश्वास नहीं है कि वो उसके साथ कुछ गलत करेगा, लेकिन बात यहाँ पर कायम की दादी सा की है। वो उनसे बहुत प्यार करता है क्योंकि वो अपनी दादी सा के बहुत निकट भी था, अपनी माँ से भी ज्यादा, और वे यूं अचानक से उसे छोड़कर चली गई हैं। ऐसे में कायम बहुत दर्द में है। उसका दर्द उसकी आंखों में दिख रहा था, उसके चेहरे की रौनक जा चुकी थी, वो एकदम उदास दिख रहा था। और ऐसे में उसे पता चलना कि दादी साहब की मृत्यु का कारण उसकी अपनी पत्नी है तो प्राकृतिक रूप से उसे गुस्सा आएगा ही, वो कथा को छोड़ेगा नहीं। यही सब कथा के दिमाग में चल रहा था, इसलिए वो डर रही थी। उसकी हालत खराब हो रही थी और कमरे का माहौल एकदम शांत था। उसे बड़े से कमरे के अंदर कथ्या बीचों बीच नजर झुकाकर कड़ी अपनी उंगलियां मोड़ रही थी और उसके अलावा उसका पति वहां मौजूद था, जिससे फिलहाल वो डर रही थी सबसे ज्यादा। कायम ने सफेद कुर्ता और पजामा पहना हुआ था, उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं थे, आंखें सुनी हो चुकी थी, दर्द की सीमा नहीं थी। जो चमक और उत्साह हमेशा उसके चेहरे पर रहता है, आज वो कहीं गायब हो चुका था। धीमे कदमों से चलते हुए कायम कथा के सामने आकर खड़ा हो गया। अपने पति को अपने सामने देखते ही कथ्या की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी। डर की सीमा इतनी बढ़ गई कि वो पीछे हटने लगी। उसके कांपते हुए हाथ पैर और पूरा शरीर कायम अपनी सूनी निगाहों से देख रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपना एक हाथ कथ्या के हाथ की तरफ बढ़ाया तो डर के मारे कथ्या और भी ज्यादा पीछे हट गई, लेकिन कायम के सामने नहीं देख पाई। ये देखकर कायम ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी दमदार और भारी आवाज में बोला, ये क्या कर रही हैं आप? हमसे दूर जा रही हैं आप? हमने आपसे कहा है ना, हमसे मत डरा कीजिए। फायर। कायम के शब्दों को सुनकर कथ्या ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और तेज तेज सांस लेने लगी। धीरे धीरे उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ये देखकर कायम ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर सीधा अपने सीने से लगा लिया। कथ्या तो दंग रह गई कि यह सब क्या हुआ। कहाँ वो सोच रही थी कि कायम उसके ऊपर चिल्लाएंगे, लेकिन कायम ने तो उसे अपने सीने से लगा लिया। अपनी सोना को अपनी बाहों में पाकर कायम ने अपने दर्द और तड़प से उसे और कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कथ्या कायम के तेजी धड़कते दिल को महसूस कर पा रही थी, वही कायम महसूस कर पा रहा था कि उसकी पत्नी कितनी बुरी तरह से कांप रही है, उसका शरीर कैसे ठंडा पड़ गया है। ये देखकर कायम को बहुत दुख हुआ। उसने अपने एक हाथ से कथ्या के सर को सहलाया और दूसरे हाथ से उसकी पीठ सहलाते हुए और उसे कसकर खुद से सटाते हुए तड़प से बोला, ए सोना, क्यों अपनी तबीयत खराब करती हो? आप जानती हो कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, भले ही आपकी गलती भी क्यों ना हो।
फायर। कथ्या स्वयं को रोक नहीं पाई और कायम की बाहों में फूट फूट कर रोने लगी। उसका इस तरह रोना देखकर कायम को भी रोना आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपनी पत्नी को लेकर वहीं जमीन पर दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। दोनों जमीन पर बैठे हुए थे। कथ्या उसके सीने से लगकर रोए जा रही थी और कायम उसकी पीठ से हिलाते हुए अपनी आंखों से आंसू बहा रहा था। कथ्या रोते हुए तड़पते हुए बोली, हाँ, हमने कुछ नहीं किया, हमने तो बस घरेलू काढ़ा दिया था। हाँ, हमें थोड़ी ना पता था कि उसे पीने से दादी सा लाउडली क्राइंग। इससे आगे कुछ कहती तभी कायम ने उसे अपनी बाहों से अलग किया और उसके चेहरे को थाम कर गौर से देखने लगा। रो रो कर लाल हो चुका था चेहरा, नाक टमाटर सी लाल, गाल लाल, आंखें लाल और आंखों से बहते इतने सारे आंसू। कायम ने अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए और उसके पल्लू को सर से हटाकर उसके बिखरे बालों को पीछे करते हुए और उसकी दर्द भरी निगाहों में अपनी दर्द भरी निगाहों से देखते हुए बोला, चलो सब लोग भाड़ में गए, क्या हमने आपसे सफाई मांगी? बेटा बोलो न, क्या हमने आपसे कोई सवाल पूछा? फा कथ्या ने रोते हुए ना में अपनी गर्दन हिलाई तो कायम ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, हम क्या जानते नहीं आपको कि अगर हमारी दादी सा के बचने की एक छोटी सी उम्मीद भी होती तो आप अपनी जान लगा देती और उन्हें बचा लेती। ये बात क्या हमें पता नहीं है? फाया। कथ्या रोने लगी तभी कायम उसे आंखें दिखाते हुए बोला, रोना नहीं है सोना, तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। हम अभी आपको संभलने की अवस्था में नहीं हैं, आपको हमारा साथ देना होगा और हमें आपका इतना ही साथ चाहिए कि आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि आप सही सलामत हमारे सामने घूमती रहेंगी तो हमारे इस बेचैन दिल को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। फाया। कायम की बात सुनकर और उसकी आंखों में असीम दर्द देखकर कथ्या तुरंत उसके गले लग गई और बोली, आप राणा सर, आप लाउडली क्राइंग। कायम ने उसे और कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके बालों में मुंह घुसा कर तड़पते हुए बोला, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सोना, प्लीज़ तबीयत खराब मत कीजिए, बच्चे छोटे हैं हमारे और 12 दिनों तक हम उन्हें नहीं संभाल पाएंगे, सब कुछ आपको देखना होगा, प्लीज़ शांत हो जाए बेटा, हम हैं आपके साथ, आपके लिए हैं। फायर। ये सुनते ही कथ्या एक बार फिर रोते हुए कायम के गले लग गई और उसके गले में मुंह घुसा कर सिसक कर बोली, दादी सा चली गई, राणा सा वे चली गई हमें छोड़कर। जब इस घर में किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया था तब उन्होंने हमारा साथ दिया था, हमें प्यार दिया था, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। आज चली गई हमें छोड़कर। लाउडली क्राइंग। ये सुनकर कायम ने उसके गले में मुंह घुसा दिया और खुद भी रोने लगा अपनी दादी सा की याद में। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे और दादी सा का स्मरण कर रहे थे। कुछ देर बाद कायम कथ्या को लेकर खड़ा हुआ और उसे बेड पर बिठाकर उसे पानी पिलाने लगा। कथ्या मना करने लगी तो कायम की जबरदस्ती उसे पानी पिलाया और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, अब थोड़ी देर आराम कीजिए, आप देखिए आपकी सांसें कितनी तेज हो रही हैं, हम अभी गार्ड से कहकर घर से आपकी दवाइयाँ मंगा देते हैं, फिर दवाई लेकर आप सो जाना, वैसे भी बहुत देर हो गई है। कथ्या उसका हाथ पकड़ लेती और बेचैनी से कहती हैं, हम नहीं सोएंगे राणा सा, बाहर सब लोग बैठे हैं, ऐसे में हम अंदर सोएंगे तो कितना बुरा लगेगा, सब लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कायम अपनी भारी आवाज में बोला, भाड़ में जाए सब लोग और सबकी सोच, सबके बारे में सोच सोच कर आधे हो गए हैं हम दोनों, अभी ये आधा जो बचा है उसे तो शांति से जी ले, मत सोचिए किसी के बारे में, कोई काम नहीं आने वाला, सच कह रहा हूँ, कोई आड़े नहीं आता, सिर्फ खुद के बारे में सोचिए, आपको आराम की बहुत जरूरत है सोना। दादी सा के जाने का दुख इतना है कि हम शब्दों में बता नहीं सकते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम उनकी पीठ पीछे अपनी सबसे कीमती अमानत को नुकसान पहुंचने देंगे। दादी सा अच्छी खासी उम्र लेकर इस दुनिया से गए हैं और आपकी उम्र नहीं है कि आप इतना टेंशन लेकर बैठ जाए। पूरी जिंदगी पड़ी है हम दोनों की, अभी सही सलामत रहेंगे, शरीर साथ देगा तभी ये जिंदगी कटेगी। और रही बात उस प्रीतिका की, तो हम आपसे वादा करते हैं आज उसका ये आखिरी दिन है जब वो राणा महल में खड़ी है, अगर आज के बाद वो राणा महल में कदम भी रखेगी तो हम इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। फायर। कायम के बढ़ते गुस्से को देखकर कथ्या डरते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हैं राणा सा, प्लीज उनसे कुछ मत कहना, गलती तो हमारी ही है, हमने जब दादी सा को काढ़ा पिलाया उसके बाद ही दादी सा चली गई। कायम उसकी तरफ झुका और गुस्से से बोला, आज तो कह दिया हमारे सामने, लेकिन आज के बाद किसी और के सामने मत कहना ये, वरना आपकी गलती नहीं है फिर भी आपके ऊपर नाम आएगा। आप समझती क्यों नहीं है, ये बहुत सेंसिटिव मामला है और हमें पता है सच्चाई क्या है, हमने आज तक कभी किसी को बताया नहीं है। दादी सा की मृत्यु तय थी, उन्हें जाना ही था, डॉक्टर ने यह बात हमसे बहुत पहले कह दी थी कि दादी साहब बड़ी मुश्किल से हफ्ते भर की मेहमान हैं, क्योंकि आंतरिक रूप से उनके शरीर के हिस्से गल चुके थे। सोना,
कुछ नहीं बचा था उनके अंदर, उनकी किडनी फेल हो गई थी। हमने ऑपरेशन के लिए कहा तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि ऑपरेशन के भी चांस नहीं है क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी। ऐसे में अगर एक हफ्ते पहले उनका ऑपरेशन होता तो दादी सा की मृत्यु उसी दिन हो जाती और हम उन्हें जितना ज्यादा हो सके बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। आपको पता है इस एक हफ्ते में पूरे 5 करोड़ लगे हैं दादी सा की जान बचाने के लिए। एक एक दिन के पैसे दिए हैं हमने, लेकिन परम ब्रह्म शिव के आगे किसके चलती है। उन्होंने जितनी आयु निश्चित की थी उतनी ही रही और दादी सा हुक्म चले गए। ये बात हम किसी को नहीं बताना चाहते थे वरना आप सबको टेंशन हो जाता, लेकिन क्या करें वो घटिया लड़की फालतू की बातें कर रही है। उसे शर्म नाम की चीज नहीं है कि किस समय क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। अरे जो अपने पति और ससुराल वालों को नहीं संभाल सकती वो दूसरों को ज्ञान दे रही है। इतना बड़ा मुंह कब से हो गया उसका और आज उसका मुंह ऐसा बंद करेंगे ना हम जिसकी कोई हद नहीं है। पाउटिंग फायर। कायम के मुख से सच्चाई सुनकर कथ्या के तो होश उड़ गए और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसका दुखी चेहरा देखकर कायम उसके पास बैठ गया और अपना सिर उसके कंधे से टिका कर बोला, शुगर की बीमारी तो उन्हें न जाने कितने सालों से थी, तो बस अंदर ही अंदर शरीर गलने लगा, उनका कुछ नहीं बचा था। सारी रिपोर्ट हमने देखी थी, हम तो उसी दिन रो लिए थे क्योंकि सच्चाई हमें पता थी कि एक न एक दिन दादी साहब हुकुम हमें छोड़कर जाने वाली है। इसलिए हम कोशिश कर रहे थे कि जितना ज्यादा हो सके दादी सा सांस ले, हम सबके साथ रहे। आपने गौर नहीं किया इन दिनों में हम ज्यादा से ज्यादा दादी सा के पास बैठने लगे थे, उनसे बातें करने लगे थे और आप सबके ऊपर गुस्सा करने लगे थे क्योंकि हमारा मूड सही नहीं रहता था। अब जब हमें पता है कि दादी सा हमें छोड़कर जाने वाली है तो हम कैसे खुश रह सकते थे। इसलिए छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा था और आपके तो नसीब भी ऐसे हैं कि बिना किसी गलती के आप फंस जाती हैं। इसलिए आज भी वही हुआ। अब ये बात हम बाहर जाकर सबको बताएंगे तो ये 2 कौड़ी के लोग विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, हमसे डर कर जरूर हाँ कह देंगे, लेकिन मन ही मन जिंदगी भर आपके बारे में सोचते रहेंगे। ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए ही हम अंदर आए थे। हमने डॉक्टर को कॉल किया और उनसे सारी रिपोर्ट्स और दादी सा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मंगवा ली है। इन सब के मुंह पर फेंक कर मारेंगे और फिर इन्हें यहाँ से रवाना करेंगे। हमें 12 दिनों तक कोई माथा फोड़ी, कोई टेंशन, कोई झंझट नहीं चाहिए। इन सब लोगों का इन सब के कारण घर में लड़ाई झगड़ा होंगे। दादी सा हुकुम की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इससे अच्छा है रवाना करते हैं इन सबको। फायर। कथ्या ने अपने हाथ को कायम के गाल पर रखा और बोली, आपसे क्या कहूँ, कैसे आपको संभालूं, क्योंकि आज आप इतने बड़े दुख से पीड़ित हैं लेकिन फिर भी हमें संभाल रहे हो। दादी सा इस दुनिया से चली गई हैं लेकिन उनका प्यार और आशीर्वाद हम दोनों के साथ है, खास करके आपके साथ। ये सुनते ही कायम ने कथ्या ने गले में मुंह घुसा दिया और फिर से रोने लगा। आज वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था, बार बार दादी सा के बारे में सोचकर रोना आ रहा था। अपने पति को इस तरह टूटते हुए देख कथ्या भी रोने लगी। उसने कायम को अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, हम हमेशा आपके साथ हैं, हम कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, आप हमारी जान हो। कायम ने कथ्या को कसकर पकड़ लिया और बोला, हमें सजा मिली है सोना। कथ्या, कैसी सजा? कायम उससे अलग होकर अपनी लाल निगाहों से उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, श्री बलराज सिंह जी से आपको दूर किया था ना, देख लीजिए कितना प्यार करते हैं भगवान आपसे, उन्होंने तुरंत हमें सजा दे दी। इसंते कथा दुखी होकर बोलिया, सब कुछ भी नहीं है राणा सा, अगर भगवान के प्यार की बात करें तो हम जानते हैं कि भगवान आपसे ज्यादा प्यार किसी से नहीं कर सकते। आप भगवान के लाडले हैं और ये बात आप खुद जानते हैं। ऐसी बातें कहकर आप हमें चोट पहुंचा रहे हैं। दादाजी इतनी कीमती नहीं थे हमारे लिए जितने आप हैं। अरे आपकी तो तुलना ही हम किसी के साथ नहीं कर सकते, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? माफी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए। शादी के इतने साल होने के बाद भी हम आप पर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि कुछ भी हो जाएगा तो क्या आप हमारा साथ देंगे? हमेशा डर जाते हैं कि आप हमारे ऊपर गुस्सा करेंगे, लेकिन हमेशा हमारे मुंह पर तमाचा पड़ता है जब आप अंधाधुंध हमारा साथ देते हैं, पूरे परिवार के खिलाफ जाकर। अरे क्यों करते हैं आप हमसे इतना प्यार? ऐसा तुम कुछ नहीं दिया है हमने आपको। कायम ने उसके चेहरे को थाम कर तड़पते हुए कहा, जिंदगी दी है आपने हमें, और क्या ही चाहिए था इस निर्मोही को। फायर। कथ्या भावुक होने लगी। तभी कायम खड़ा हुआ और अपने आंसू साफ करते हुए बोला, सोना अब बहुत बोल लिया हमने, आज आप जाकर तूफान मचाए, हम आपके साथ हैं। फायर। कथ्या खड़ी हुई और हैरानी से बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? कायम, सही कह रहे हैं हम, आज आपको खुद के लिए लड़ना होगा, उन सब का मुंह बंद करना होगा, वरना हर बार यही होता रहेगा। कोई भी आकर आपसे कुछ भी कह देगा और फिर हमसे डर कर चुप हो जाएगा और हमारे जाते ही फिर से आपको बोलना शुरू कर देगा। ऐसा कब तक चलेगा? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि जब जब हम आपके साथ होंगे तब तब दुनिया आपसे डरेगी, और हम एक पल के लिए भी इधर उधर हुए तो दुनिया आपको आंख दिखाएंगे। ये तो सही नहीं है। आपको खुद को मजबूत बनना होगा, अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाना कि सामने वाला आपके साथ बात करने से पहले 100 बार विचार करे, जैसा कि हमारे साथ करते हैं। इतने सालों से हमारे साथ रह रही हो, आज तक सीखी नहीं हमारे व्यवहार से, तो अब सीख जाओ। आने वाला समय और भी ज्यादा खतरनाक है। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वे और बड़े होंगे, हमारे जीवन में और भी लोग आएंगे, कल को बहुएं
आएंगे जमाए आएगा तब भी मजबूत बनना होगा और भी रिश्ते जुड़ेंगे इस तरह हर बार हम आपके लिए नहीं लड़ सकते। हाँ वादा करते हैं जिंदगी भर आपके साथ खड़े रहेंगे लेकिन आपको भी बोलना होगा। फाया। कथ्या का दिल धक धक करने लगा। वो कायम का हाथ कसकर पकड़कर बोली, अगर हम बोले तो सारी मर्यादा खत्म हो जाएगी और बाहर हंगामा खड़ा हो जाएगा। कायम, तो हो जाने दो, डरना किससे है, मर्यादा किससे रखनी है। अरे जिनमें खुद में मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है उनके सामने हम मर्यादा क्यों रखें, किस लिए रखें। अपने दिमाग से यह भूत उतार दो, जब तक अच्छी बनने की कोशिश करोगी दुनिया डुबाती जाएगी और जिस दिन अपने लिए स्टैंड लोगी उसी दिन सही मायने में हमारी पत्नी कहलाओगी। सबसे पहले हम बैटिंग करेंगे और फिर जब आपको हम इशारा करेंगे तुरंत आगे आना, रुकना मत। अगर आज रुकी तो सोना, बात नहीं करूंगा, याद रखना। फाया। कथ्या हैरानी से कायम को देखने लगी और वो रूम का दरवाजा खोलकर बाहर जाते हुए बोला, आओ, आगे जाकर हमारी बेटी को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपनी माँ से। फाया। कथ्या ने गहरी सांस ली और सिर पर पल्लू लगाते हुए कायम के पीछे पीछे चलने लगी। तभी कायम उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कदम से कदम मिलाकर आगे ले गया। ये देखकर कथ्या भावुक हो गई और कायम भावहीन और गंभीरता लिए आगे बढ़ता गया। वहीं हॉल में प्रीतिका अपनी बुआ सा के गले लगकर रो रही थी। अभय, उसके पिताजी राजेंद्र जी, जय सिंह और कायम के फूफा सा एक तरफ बैठे हुए थे। काशवी वैष्णवी जी के पास बैठी उन्हें संभाल रही थी। कुछ अन्य महिलाएं भी बैठी हुई थी और काव्यांश इस समय माला और कुछ अन्य सामान लेने गया हुआ था। तभी कायम कथ्या का हाथ पकड़कर उसे लेकर हॉल में आया। सब लोग उन दोनों के जुड़े हुए हाथों को देखने लगे। कथ्या हैरानी से कायम को देखने लगी और वो रूम का दरवाजा खोलकर बाहर जाते हुए बोला, आओ, आगे जाकर हमारी बेटी को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कथ्या ने गहरी सांस ली और सिर पर पल्लू लगाते हुए कायम के पीछे पीछे चलने लगी। तभी कायम उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कदम से कदम मिलाकर आगे ले गया। ये देखकर कथ्या भावुक हो गई और कायम भावहीन और गंभीरता लिए आगे बढ़ता गया। वहीं हॉल में प्रीतिका अपनी बुआ सा के गले लगकर रो रही थी। अभय, उसके पिताजी राजेंद्र जी, जय सिंह और कायम के फूफा सा एक तरफ बैठे हुए थे। काशवी वैष्णवी जी के पास बैठी उन्हें संभाल रही थी। कुछ अन्य महिलाएं भी बैठी हुई थी और काव्यांश इस समय माला और कुछ अन्य सामान लेने गया हुआ था। तभी कायम कथ्या का हाथ पकड़कर उसे लेकर हॉल में आया। सब लोग उन दोनों के जुड़े हुए हाथों को देखने लगे। कथ्या सबकी नजरों से असहज महसूस करते हुए कायम से अपना हाथ छुड़ाने लगी। तभी कायम ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया और बुआ जी और उनके पास खड़ी प्रीतिका को दिखाते हुए अपनी दमदार और रौबदार आवाज में बोला, पत्नी है हमारी, सिर का ताज है हमारा, जीने की वजह और जुनून है हमारी। 7 फेरे लेकर, गले में मंगलसूत्र पहनाकर, अपने नाम का सिंदूर इनकी मांग में भरकर पूरे सम्मान और प्रेम के साथ लेकर आया हूँ इस खानदान में, ना कि आप लोगों की बेतुकी और वाहियात बातें सुनने के लिए। ये कोई पुतला नहीं, एक जीती जागती इंसान। कायम सिंह राणा की पत्नी है, जीवन साथी, अर्धांगिनी और इज्जत है हमारी। उखाड़ कर फाड़ कर चिर कर रख दूंगा एक एक को अगर किसी ने भी इनके खिलाफ एक शब्द निकाला तो। फाया। ये सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। अभय तुरंत प्रीतिका के पास आकर खड़ा हुआ और हैरानी से कायम को देखने लगा, जिसकी आंखें खून सी लाल थी और गुस्सा अपार था। अभय समझ गया था कि अब हंगामा होने ही वाला है, इसलिए उसने प्रीतिका का हाथ पकड़ा और बोला, आप चलिए यहाँ से। अभय के इतना कहते ही प्रीतिका अपने भाई से डरकर वहां से जाने लगी। तभी बुआ जी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कायम के सामने उसे लेकर आकर बोली, और ये बहन है आपकी, आपका और इसका एक ही खून है, एक ही माता पिता की औलाद हो आप। पराए घर से आई स्त्री के लिए आप अपनी बहन के साथ इस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं कुंवर कायम। बुआ जी के इतना कहते ही कायम जोर से बोला, पराए घर से आई स्त्री किसे बोल रही है आप? अरे जिंदगी है ये हमारी, सबसे ज्यादा सगी यही है हमारी। इसने ही हमें बताया है कि हमें भी खुश होना चाहिए। इसने ही हमें सिखाया था कि कई बार खुद के बारे में भी सोचना पड़ता है। ये जो करती है, इसने जो किया है वो किसी की औकात नहीं है करने की। आप सब होते कौन है हमें ये बताने वाले कि हमारी पत्नी हमारे लिए क्या है और क्या नहीं है? क्या हमने किसी को न्योता दिया कि हमारे घर में खड़े होकर हमें ज्ञान दे? नहीं ना, तो क्यों बोल रहे हैं आप फालतू में? और ये खून के रिश्तों की बात आप ना ही करें तो बेहतर होगा बुआ सा। बाबा साहेब के समय आपने क्या क्या किया था भूले नहीं हैं हम। आज तक आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन हमारी नजरें आपके ऊपर भी अच्छे से बनी हुई थी कि उस समय में भी क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही थी आप अपने ही सगे भाई के समय में। हमारी माँ के विषय में क्या क्या कहा था आपने, सब याद है हमें। अशुभ स्त्री कहा था न हमारी माँ को। अब सच बताऊं, अरे बताऊं क्या है हिम्मत सुनने की तो सुनो। अशुभ स्त्री तो आप थी जिन्होंने ऐसे कदम रखे थे राणा महल में उस दिन की हमारे बाबा सा। फाया। इससे आगे कायम कुछ बोल ही नहीं पाया, उसका गला भराया, जिसे देखकर कथ्या, काशवी, जय सिंह, राजेंद्र जी, अभय सब भावुक हो गए। किसी ने आज तक कायम को इस तरह दुखी नहीं देखा था। वह हमेशा मजबूत चट्टान बनकर खड़ा रहता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो।
और आज जब सब लोग उसे इस रूप में देख रहे थे तो सबको बहुत दुख हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि सबकी आत्मा रो रही थी। कथ्या ने कायम का हाथ कसकर पकड़ लिया, उसे ये एहसास करवाने के लिए कि वो उसके साथ है। कायम ने एक नज़र उसे देखा और स्वयं पर नियंत्रण रखते हुए बोला, सच कड़वा होता है बुआ साहब और झूठ बेहुदा होता है, और झूठ की देवी है हमारी बहन। अगर अमेरिका में ज्वालामुखी फूटेगी तो प्रीतिका महान यहाँ इस आंगन में खड़ी खड़ी रोते रोते कहेगी कि कथ्या ने ही किया होगा। अब बताओ, ऐसे आचरण वाली बहन के बड़े और सगे भाई हैं हम, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है हमें। फाया बुआ जी का तो मुंह ही बंद हो गया था, अब वे कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन अपने भाई की बात सुनकर प्रीतिका को बहुत दुख हुआ और वो आंखों में आंसू लिए बोली, भाई साहब, आपने तो हमें बिल्कुल अपना दुश्मन ही समझ लिया है। ऐसा लगता है कि आप समझ रहे हैं कि हम आपका बुरा चाहते हैं, हम आपके जीवन में बुरा कर रहे हैं, जबकि हम आपकी सगी बहन हैं। हम आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन जिस तरह की बातें आज आप कर रहे हैं उससे हमारा दिल टूट रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके जीवन में हमारी कोई वैल्यू भी नहीं है। आपने हमें पूरी तरह से अपना शत्रु बना लिया है। क्राइंग प्रीतिका की बात सुनकर कायम कुछ कहता, तभी कथ्या अपनी शालीन और सौम्य आवाज में बोली, शत्रु के जैसे काम करोगी तो शत्रु ही समझेगा एक भाई। आज तक का रिकॉर्ड है, आपने अपने भाई के लिए किया ही क्या है जो आपका भाई आपको अपना मित्र समझे, आपको अपनी बहन समझे। राखी बांधने से कोई बहन नहीं बन जाती है। अरे बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं एक आदर्श भाई की आदर्श बहन बनने के लिए, लेकिन वो सब आप क्या ही जानेंगे नंसा, क्योंकि आपकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य है, कथ्या को किस प्रकार नीचा दिखाना। अरे आप थकती नहीं, बोर नहीं होती पूरे दिन हमारे बारे में सोचते हुए, और भाई से कैसी उम्मीद लगा रही है आप। आपकी वजह से आपका भाई आज अपना घर छोड़कर दूसरे घर में रहता है। आपकी वजह से आपके भाई और आपकी माँ के बीच में इतनी दूरियां आई थी। आप थी वो जो आपकी माँ के कान भरती थी, उनके ही बेटे और बहू के खिलाफ सब कुछ तो आपने इतना अच्छा किया है आपके भाई के जीवन में कि आपके भाई को तो आपका दीवाना हो जाना चाहिए। लेकिन ये सच में इतने महान है कि आपकी इतनी काली करतूतों के बावजूद आपको माफ कर देते हैं। लेकिन अगर आज इन्होंने आपको माफ किया ना, तो हम आपके भाई को माफ नहीं करेंगे। आपको शर्म नहीं आती हमारे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए? किस मुंह से आप बोलती हैं ये सब? खुद ने बहुत अच्छे काम किए हैं अपने ससुराल में, जो दूसरों को ज्ञान दे रही हैं आप। पाउटिंग कथ्या की आवाज बुलंद होने लगी, उसकी सांसें फूलने लगी। तभी कायम ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। कथ्या की ऐसी बातें सुनकर और उसका ऐसा व्यवहार देखकर प्रीतिका को भी गुस्सा आ, वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन कथ्या के पीछे खड़े उस घायल और खूंखार शेर से झेप गई, क्योंकि वो अपनी लाल गुस्सैल नजरों से प्रीतिका को ही देख रहा था। प्रीतिका ने अपनी मुट्ठी भींच ली और कथ्या की आंखों में देखते हुए बोली, हमारे ससुराल के बारे में बोलने वाली आप होती कौन है? ये सुनते ही कायम ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तभी कथ्या जोर से बोली, तो हमारे ससुराल के बारे में बोलने वाली आप कौन होती हैं? पहले खुद का संभालो और फिर दूसरों को देखना। फाया प्रीतिका के गुस्से की सीमा नहीं रही और वो जैसे ही कुछ बोलने लगी तभी एक जोरदार का थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया गया। प्रीतिका सुन्न पड़ गई और थप्पड़ की गूंज सबके कानों में गई। वहां खड़ा एक व्यक्ति दंग रह गया उन गुस्सैल, लाल, दर्द से भरी निगाहों को देखकर, जिनमें प्रीतिका के लिए अपार गुस्सा भरा हुआ था।